हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 सीरीज के अंतर्गत सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें हम करंट अफेयर्स की लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज को कवर कर रहे थे। और अपनी इस सीरीज में हमने मई 2020 माह से लेके दिसंबर 2020 तक के माह के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पे जनवरी 2021 माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये हमारा केवल एक ही वीडियो होगा और अपने इस एक वीडियो में हम पूरी जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट्स को टॉपिक को कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ को लेकर उसकी पीडीएफ आपने बनाई होगी, नोट्स बनाया होगा। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। काफ़ी बड़ी क्लास होगी तो आप इसको ब्रेक करके 2 से 3 बार में देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 9 है। ऑलरेडी हमने डे 8 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। तो आज हम अपने केवल इस एक पार्ट में जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो हमारा डे 10 आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि फरवरी माह के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर करेंगे। अर्थात फरवरी में हमने 2 पार्ट रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा बजट का सेगमेंट आ जाता है और थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का आ जाता है। तो मे भी हो सकता है कि ये जो आज की क्लास है लगभग 3 घंटे के आसपास बने जाके। तो 3 घंटे की अगर ये क्लास बन रही है तो आप इसको 2 पार्ट्स में कवर करके करना, मतलब आप 1 से 1.5 घंटे के आसपास करना। बीच में हम आपको बता देंगे कि आप अब 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर उसके बाद तब आप क्लास शुरू करना, ठीक है। तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। और एक ही वीडियो में बनाने का ये भी मकसद है क्योंकि आप लोगों को फिर दिक्कत होती है। ऐसे एक पार्ट में आपने नोट्स बना लिया, एक ही बार आपने देख लिया तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। अगर नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा तो हमने वहाँ पे फिर से लिंक के साथ इसी पीडीएफ को पिन कर दिया है, ठीक है। तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे जाने के लिए आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे लिंक दी हुई हैं। कई सारी लिंक हैं, चाहे वो प्रीलिम्स श्री आईएएस हो या श्री आईएएस 2021 हो, किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले आर्टिकल को। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है सागरमाला परियोजना को लेके। नाम से ही समझ में आ रहा, सागर। सागर कहाँ पे है हमारे यहाँ? सागर हमारे यहाँ जो तटीय क्षेत्र है उसी के चारों ओर सागर है। तो मतलब क्या हुआ कि ये पोर्ट्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। पोर्ट्स के डेवलपमेंट से क्यों? क्योंकि पोर्ट में क्या होता है, जो हमारे बंदरगाह हैं वो इतने मॉडर्नाइज्ड नहीं हैं, वहाँ पे इतने बेहतरीन इक्विपमेंट्स नहीं हैं, वहाँ कंप्यूटर का इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो उन्हीं चीज़ को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में सागरमाला परियोजना की शुरुआत की। इसी के समकक्ष एक और परियोजना है जिसका नाम है भारतमाला। वो क्या करती है? वो सड़क निर्माण करती है, पूरे भारत को इंटीग्रेट करने का कोशिश करती है सड़क निर्माण के माध्यम से, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 2015 में शुरू हुई। पर्पस है आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7516 किलोमीटर की जो हमारी ये तटीय सीमा है इसको डेवलप करना, ठीक है। लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों को इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर अगला आता है NCERT। NCERT पे आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट इंटरव्यू में कई बार क्या होता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछ देता है और नॉर्मल बच्चों को नहीं पता होता। जैसे अभी मैं 10 दिन पहले ही, मुझे याद है कि मैं अपने पिताजी से बात कर रहा था, तो ऐसी ही बात करते करते अचानक निकल आया कि आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं बच्चों को NCERT की किताबें पढ़ा रहा हूँ। तो मुझसे वो पूछ बैठे कि NCERT क्या होता है। NCERT तो सुनते रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछ दिया कि पूरा फुल फॉर्म क्या होता है NCERT का। तो मैंने कहा NCERT का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे अधिकांश बच्चों को यूनेस्को का, UNFCCC का नहीं फुल फॉर्म पता होता है, और ज़रूरी नहीं आपको सबका फुल फॉर्म पता ही हो, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो NCERT का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। स्वायत्त का मतलब क्या है कि अपने लिए खुद से ही फंड जनरेट करता है। बुक्स वगैरह आप देखते ही हो। स्कूली शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों को गुणात्मक बनाने का प्रयत्न करता है। आप ऑलरेडी भी पढ़ते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है।
अगला जो हमारा आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा को लेके। ऑलरेडी हमने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था इंडियन पॉलिटी, तो वहाँ पे न्यायिक समीक्षा के टॉपिक को कवर करा रहे थे, लेकिन इसमें न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड 2 से 3 नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। पहला तो यही पता चलेगा कि न्यायिक समीक्षा कहते किसे हैं। यूपीएससी ने 2014 से 15 के समथिंग क्वेश्चन पूछा था और न्यायिक समीक्षा की जगह उसने एक वर्ड यूज किया था, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, तो आप पे इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होता है, ये विधायी अधिनियमों, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करते हैं, यानी कि न्यायपालिका की पावर है। अर्थात ये न्यायपालिका की एक ऐसी पावर है जिसके माध्यम से ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से न्यायपालिका किसी भी विधेयक को या एक्ट को काफ़ी अच्छे से स्क्रूटनाइज करती है और ये देखती है कि कहीं इस पे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट का उल्लंघन तो नहीं हुआ, कहीं पे ऐसा तो नहीं हुआ कि राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश करने के पर्पज से इस विधेयक को या इस एक्ट को लेकर आए हैं, या अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ऐसे एक्ट को वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ की जांच की जाती है। तो वही बातें यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। इतनी बातें हो गई। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या ये केवल केंद्र के लिए होता है, तो नहीं, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए होता है। कई बार बड़ा इजी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देती है, आपको दे देगा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में ये उच्चतम न्यायालय की संवैधानिकता की जांच करने की एक शक्ति है, हालांकि ये उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है, ये केवल केंद्रीय विधेयकों के संदर्भ में है, राज्य विधेयकों के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं है, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मत करिएगा, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। इसमें 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बता देना। सरकारी कार्यवाही को वैध बनाना, मतलब जो भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसको लेजिटिमेट करना, सरकार द्वारा किसी भी किए गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन आजकल आता है थिंकिंग वाला, और ये पीआईबी का आर्टिकल है, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यूपीएससी हम लक्ष्मीकांत उठा के तो बनाएगी नहीं। ठीक है, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अच्छे से पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसे न्यायपालिका अपने डिसीजंस के माध्यम से डिफाइन करती है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। अच्छा भाइयों, अब एक बात बता दो कि संविधान की सर्वोच्चता, ये जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का है, संघीय न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या एकात्मक का, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, संघीय संतुलन को बढ़ावा देती है, कई प्रकार की होती है, मतलब ये 3 प्रकार से समीक्षा करती है। जैसे आपको अच्छे से पता है कि जो विधायी कार्य हैं उनकी समीक्षा करती है, प्रशासनिक कार्य हैं उनकी समीक्षा करती है, और न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत निम्न में से किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। आपको दे देगा विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, और आपको यहाँ पे दे देगा उपयुक्त सभी। तो कुछ बच्चों को लगेगा अरे बाबूजी विधायी कार्यों की समीक्षा तो पढ़ी थी, न्यायिक निर्णयों की थोड़ा ना पढ़ी थी। तो न्यायिक की भी होती है, प्रशासनिक की भी होती है, और विधायी की भी होती है। ठीक है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि साहब ये न्यायिक निर्णयों की समीक्षा कैसे होती है, तो आपने देखा होगा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को फिर से रिव्यू करता है, या कई बार जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है, तो उसी को बोलते हैं न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब बात आती है 5वीं अनुसूची को लेके। ऑलरेडी मैंने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो क्या है कि आपको मैंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया था और उस दिन मैंने क्वेश्चन फंसा दिया था, तो एक देवी जी ने क्वेश्चन गलत किया था और कई देवताओं ने भी गलत कर दिया। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जो 5वीं अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़कर, मतलब इन राज्यों को हम छोड़ दें नॉर्थ ईस्ट में, तो बाकी जो बचे, जैसे अरुणाचल प्रदेश बचा, नागालैंड बचा, मणिपुर बचा, ठीक है, इनको रेगुलेट करने के लिए जो अनुसूची है वो अनुसूची है 5वीं। और ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं 6वीं में, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है ओरिजिनल वाला, भारत सरकार का जो प्रिंट होता है, लगभग 900 रुपए का आता है वो बेयर एक्ट, मेरे पास है, तो उसमें यही शब्द यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में,
है ना। तो आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जाती है। आपको दे देगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो आपको सही गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 6ठी अनुसूची में है, इनके इतर जो बचते हैं वो 5वीं में है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो उनके प्रबंधन से विषय की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। बाकी आपको यहाँ पे और कुछ नहीं याद रखना है। 6ठी अनुसूची में क्या क्या शामिल है? 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का शामिल है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं वो होती हैं जो संघ सूची के विषयों पर बनाई जाती हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कौन सी हैं। मैंने इसमें क्या बताया था कि इसमें पूरा 100% फंड सेंट्रल देती है। और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कौन होती हैं? तो उसमें क्या होता है कि फंड में हिस्सेदारी होती है, 90-10 की हो जाती है, 50-50 की हो जाती है, 60-40 की हो जाती है, मतलब केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, अभी मैंने कई बार आपको ये स्कीम्स बताई हैं। अगला है किहोतो होलोहन बनाम जा चिल्लूवाद। ये क्वेश्चन वास्तव में यूपीएससी ने 2018 में भी या 2017 ही है, हाँ कंफर्म हूँ, 2017 के मेंस में पूछा था। ठीक है, तो मैं भी आपसे ये फिर से करंट में पूछ ले प्रीलिम में। किससे संबंधित है? न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था कि विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात उनका निर्णय अंतिम नहीं होगा। आपको ये भी लाइन दे देता है कई बार कि लोकसभा अध्यक्ष के डिसीजंस जो होते हैं उनके निर्णय अंतिम नहीं होते, अर्थात उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जैसे आप देखते होंगे ना, दल बदल के आधार पर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो क्या उसकी न्यायिक समीक्षा होगी? हाँ, हो जाएगी। कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर बात आती दल बदल अधिनियम, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 52वां संविधान संशोधन है। कई बार आपने पढ़ा है, लिखना हो तो लिख लेना। अपवाद है, मतलब कई बातों में लोग अयोग्य नहीं माने जाएंगे। मतलब कौन कौन अयोग्य नहीं होगा, मतलब अयोग्य नहीं होगा का मतलब क्या है कि वो योग्य है पार्टी के लिए, उसको हम ये नहीं कह सकते हाँ वो दल बदल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कौन कौन नहीं आएगा? यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो स्पीकर महोदय हैं इन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, समझ गए? ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले छोड़ा, इनको एक्सेप्शंस हमने दे रखी हैं कि ठीक है आप बाद में अपनी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, दूसरा यहाँ पे क्या है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक, 2/3 समझ गए? 2/3 का मतलब आप समझते हो क्या होता है? 20 यहाँ पे कर दो, 3 यहाँ पे कर दो, लगभग आपका आएगा 3 का 18, लगभग 60% जो मेंबर होते हैं हमारे, ठीक है, वो अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, विलय कर दें, वोटिंग कर दें, ठीक है, तो उस पार्टी का विलय किसी दूसरी पार्टी में किया जा सकता है, मतलब वो भी दल बदल के अंतर्गत नहीं आएंगे। आपको एक इंसिडेंट याद है, महाराष्ट्र में जब सरकार बनी थी बीजेपी की सरकार, एक दिन के लिए, एक दिन क्या 24 घंटे के लिए, और अजीत जो पवार थे, शरद पवार के मतलब भतीजे कह सकते हो, मुझे रिश्तेदारी देखो नहीं आती, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि मेरी मौसी वो लगती हैं कि मेरी बुआ लगती हैं, है ना, तो मुझे रिश्तेदारी नहीं आती, और ये रियलिटी है, इसमें झूठ बोलने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ, मायके में, ससुराल में, मायका क्या होता है, ससुराल क्या होता है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही पूछता हूँ, आप अपने मायके में हो या ससुराल में हो, तो वही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं पता है। तो हुआ क्या था, अजीत पवार ने क्या किया था कि देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली, और गवर्नमेंट बनाते समय यही देखा गया था क्या पार्टी टूटेगी तो नहीं, और टूटेगी तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो हालांकि ये तो हो ही नहीं पाया था, तो इसलिए सरकार गिर गई थी, समझ गए। तो यही बातें हैं। ये दल बदल संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि राज्य विधानमंडल के लिए दल बदल के नियम लागू नहीं होते और संसद के लिए सिर्फ लागू होते हैं। देखो ये जो तथ्य होते हैं ना, ये पता सबको होता है, लेकिन अगर इसी की लैंग्वेज बदल के एग्जाम हॉल में दे दी जाती है तो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम उस चीज़ को डील ही नहीं कर पाते, उस चीज़ को टैकल ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, फिर बात आती है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष से मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से 1950 में इंडिया आए थे, आपको मैंने पूरा मूवमेंट बता दिया है 1950 का, है ना, कि किस तरीके से ये 1915 का मूवमेंट है, ठीक है। तो वैसे आपको इसको कवर करना था, समझ के। प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 16वां इस वर्ष 2021 में मनाया गया। थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आपको पता होगा मेरी सिस्टर ने आपको गाना गा के सुनाया था, है ना,
तो ये देश मेरे, तो उसमें आत्मनिर्भर वाली मैंने फोटो भेजी थी 15 अगस्त को, तो वही चीज़ समझ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल हमारा क्या है। अगला आर्टिकल है साथी पोर्टल के बारे में, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं डे बाय डे बना रहा था, ठीक है। साथी पोर्टल पूरा नाम देख लो, पूछा नहीं जाएगा, नाम से ही बस समझ में आ जाएगा। स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेड वेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी से रिलेटेड है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप मत याद रखिए। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन जारी करता है, आरबीआई के द्वारा। एक और बात याद रखना कि आरबीआई अन्य भी कई रिपोर्ट जारी करती है, जैसे उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण जो कि 3 महीने में आता है, और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो कि 6 महीने में, मतलब ये वर्ष में 2 बार आती है, ठीक है, यानी कि 6 माही रिपोर्ट है। कई बार यहीं पे क्वेश्चन घुमा देता है कि वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट है वो प्रति 2 महीने में जारी की जाती है ना, मौद्रिक नीति की तरह नहीं है, आपको ये बातें याद रखनी है, यहीं पे गड़बड़ होता है, ठीक है। मौद्रिक नीति जो रिपोर्ट है वो भी आपकी 6 महीने में जारी की जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार की जो प्रबंधन रिपोर्ट है वो भी 6 महीने में जारी होती है, ठीक है। एंड ये सबके सब एक वर्ष में 2 बार जारी की जाती हैं। अगला आर्टिकल है यहाँ पे हमारा क्या, भुगतान अवसंरचना विकास कोष, ठीक है। भुगतान अवसंरचना विकास कोष से आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई है। पर्पस है देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना, साथ ही जो टियर 3 से लेकर टियर 6 सिटी हैं उनमें भुगतान स्वीकृत अवसंरचना का विकास करना है। टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 6 एक कैटेगरी है सिटी को डिवाइड करने की। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि टियर 1 में कौन आता है, टियर 2 में कौन आता है, टियर 3 में कौन आता है, बट आपको पता होना चाहिए हाँ ये 2 कैटेगरी हैं, ठीक है। 3 वर्षों की अवधि प्लस 2 वर्ष पढ़ाया जा सकता है, मतलब ये 3 वर्षों के लिए तो शुरू किया गया है भुगतान अवसंरचना विकास कोष, बट इसको 2 वर्ष अगले और बढ़ाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा कि पहले 3 वर्ष था फिर 2 वर्ष पढ़ाया गया, आपको नहीं याद रखना, सिंपल सा यही पूछेगा कि भुगतान अवसंरचना विकास कोष का संदर्भ में बताइए। पहला आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई, दूसरा देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में डेवलपमेंट लाने के लिए इसका विकास किया गया, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला है यहाँ पे व्यापार नीति समीक्षा तंत्र, इसका संबंध डब्ल्यूटीओ से है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा व्यापार नीति समीक्षा तंत्र का संबंध किससे है, तो बता देना डब्ल्यूटीओ से। आपने देखा होगा कि 2015 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी ने कि पूछा था पीस क्लॉज क्या होता है, ठीक है, उसमें ट्रिप समझौता क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है और पूछ देता है कि किस संगठन से इसका संबंध है, तो बच्चे वहां पे नहीं बता पाते हैं। तो आप बता देना कि साहब इसका संबंध डब्ल्यूटीओ से है, व्यापार नीति में पारदर्शिता लाना इसका मेन पर्पस है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। उत्तम ऐप का संबंध किससे है, कोयला खनन में नीलामी से, इससे ज़्यादा आप कुछ भी मत याद रखिए, ठीक है। अगला है सीपीआई। सीपीआई पे हमने काफ़ी बार आपको बता दिया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। भारत का अनाज निर्यात, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल सा कि भारत विश्व में अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ बड़े उत्पादक देशों में से आता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है उसमें अधिकांश चीज़ें कौन कौन सी निर्यात करता है, तो आप बता देना नेपाल को करता है, बांग्लादेश को करता है, यूएई को करता है, सोमालिया को करता है, इन कंट्रीज़ को करता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी ने हालांकि वस्तुओं पर क्वेश्चन पूछ लिया था, बट अब आपको नहीं याद रखना है। गुजराल सिद्धांत किससे संबंधित है, आजकल यूपीएससी पोस्ट इंडिपेंडेंट पे भी क्वेश्चन पूछती है, तो मे भी एक लाइन में आपसे पूछ दें कि गुजराल सिद्धांत का संबंध किससे है, इंडिया की न्यूक्लियर पावर पॉलिसी से, है ना, तो बता देना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निकटवर्ती जो पड़ोसी हैं उनके साथ संबंध सुधारने से है, जैसे सार्क देश, ठीक है, आपस में जितने भी हमारे दोस्त होते हैं ना पड़ोसी, उनके साथ मित्रता बनाने, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन। प्रतिभूति का मतलब वही सिक्योरिटीज जो हमने आपको पढ़ाया था, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, है ना, इन सबको बोलते हैं प्रतिभूति। तो उसी से रिलेटेड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब आप मोटे तौर पे बता दो क्या इंडिया इसका मेंबर होगा, और होगा तो इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा, आरबीआई करेगा, सेबी करेगा, एडाआई करेगा, कौन करेगा, सेबी करेगा, सिंपल सी बात है, बाकी इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये करता क्या है कि विश्व के प्रतिभूति नियामकों को एक साथ लाता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ का सेबी हो गया, चाइना का कोई और हो गया, यूएसए का कोई और हो गया, उन सबको एक साथ बुलाएगा, बैठाएगा और उनसे कहेगा कि हम लोग कुछ और बेहतरीन मानक इस्टेब्लिश करें ताकि हमारे जो शेयर मार्केट हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, ठीक है।
तो ये प्रतिभूति बाजारों की मजबूती हेतु मानक स्थापित करने के लिए G20 समूह और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है। इंडिया इसका मेंबर है। और कौन रिप्रेजेंट करता है इंडिया की तरफ से? सेबी। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला आर्टिकल है हमारा खाड़ी सहयोग परिषद। इस पे यूपीएससी ने सिंगल सा क्वेश्चन पूछा था कि जीसीसी के कौन कौन मेंबर नहीं हैं, तो मे भी अब थोड़ा डेप्थ में पूछते हैं। तो ये एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1981 में गठित हुआ था। हेडक्वार्टर सऊदी अरब के रियाद में है। ठीक है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई इसके मेंबर हैं। ये बात याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके कौन कौन मेंबर हैं, और इसमें यही दिया था ड्रामा। इसने क्या दिया था? इराक दे दिया था और ईरान दे दिया था। तो अब आप समझ सकते हो इराक, ईरान इसके मेंबर नहीं है, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है। तो आप यहाँ पे ही साइड में लिख दो कि इराक और ईरान इसके मेंबर नहीं है। ठीक, इराक, ईरान, यमन इसके सदस्य नहीं है। अब आपको एक बार हम इसकी लोकेशन पूरी दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें ये पता रहें। ठीक है, गल्फ का मतलब क्या होता है? ये जो पर्सियन गल्फ है ना, इसी की बात की जा रही, जीसीसी के पास में लगने वाले मेंबर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुवैत है आपका। ठीक है, कुवैत आपको देखने को मिल गया। कुवैत के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सिटी मिलेंगी, जैसे ये बहरीन आपको मिल गया। ठीक है, ये कतर आपको मिल गया, ये आपको यूएई मिल गया। ठीक है, और ये आपका क्या है? सऊदी अरब मिल गया। यहाँ पे ये क्या है आपका? ईरान। तो ये मेंबर नहीं है, जबकि ये जीसीसी है ना। तो आपकी बुद्धि घूम जाएगी, हाँ जीसीसी तो है, होगा। साथ ही ओमान मेंबर है, लेकिन यमन मेंबर नहीं है। यमन ये है हमारा और ओमान ये हमारा नहीं। मतलब ऐसा थोड़ा ना मेरे पापा जी ने इसको खरीद के रखा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सोकोत्रा आइलैंड है। तो आपको ऐसे यहाँ पे मेंबर्स याद रखने, ना ही इसका इराक मेंबर है और ना ही इसका ईरान मेंबर है। क्लियर? इतनी बातें कंफर्म हो गई। चलिए, बिश्केक घोषणा का संबंध किससे है? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रही बिश्केक घोषणा का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण के इश्यूज को डील करने से। बाकी आपको नहीं याद रखना है। मंगोलिया क्या है? ये एक लैंडलॉक कंट्री है और खास बात कि एससीओ एससीओ का ये मेंबर नहीं है। आपको पता है कि एससीओ में 8 सदस्य हैं, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तीसरी खास बात रैट्स मैकेनिज्म है। चौथी खास बात अस्ताना समिट है। पांचवी खास बात इंडिया पाकिस्तान मेंबर है। देखो ऐसे मोटा मोटा याद रखा करो। और ऐसे एक और चीज याद कर लो, सिक्योर का कॉन्सेप्ट, सिक्योर मॉडल का कॉन्सेप्ट एससीओ में ही दिया गया। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ऐसा ही क्लियर रहना चाहिए कि हाँ मोटे मोटे 5 पॉइंट मुझे पता हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना कि एससीओ में कौन सा मिडिल ईस्ट का कंट्री सदस्य नहीं है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। हवाना सिंड्रोम के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हवाना क्या है, ये क्यूबा की राजधानी है। तो मैं आपको एक बार क्यूबा की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाइए, ये है हमारा क्यूबा। ठीक है, यहीं पे आपको मिलेगा ये हवाना। ठीक है, हवाना मतलब वहाँ की राजधानी है। तो वहाँ पे यूएसए के डिप्लोमेट्स रहते हैं। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि इस हवाना में जो यूएसए के डिप्लोमेट्स रहते हैं, जो एम्बेसी है, वहाँ पे क्यूबा के लोगों ने या कहें क्यूबा की मिलिट्री ने उन पर एक माइक्रोवेव अटैक किया, जिस कारण उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो सुनने की क्षमता है, उनकी जो बॉडी की फीलिंग की क्षमता है, वो प्रभावित हुई। अर्थात उस माइक्रोवेव के रेडिएशन से उनको एक नकारात्मकता मिली और इसी को नाम दे दिया गया हवाना सिंड्रोम। ठीक है, हवाना क्यूबा की राजधानी। अब एक बात मुझे अच्छा बता दो ईमानदारी से, एक्टिव डिनायल सिस्टम पता है? ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था? WB पॉली 1, वो किसका है? चाइना का। बस इतना ही याद रखना है। अगला आर्टिकल है ट्रांस फैट एसिड, काफी इंपॉर्टेंट है। फैट या वसा के उत्पादन में तेल के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया कराई जाती है। मतलब कि कोई भी फैट है, उसके साथ हमने हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया तो जो बनता है वो बनता है ट्रांस फैट एसिड। आप लोगों में से कई सारे बच्चे टेढ़े मेढ़े खाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कुछ बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं। जैसे मुझे चिप्स पसंद है तो मुझे लेस का पसंद है, और वो भी ओनियन वाला, है ना। मतलब ओनियन और उसका क्या बोलते हैं, बटर, ऐसे कुछ होगा, बटर ओनियन होगा, ग्रीन कलर का आता है। ठीक है, लेस का, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये चिप्स वगैरह होते हैं, इनमें जो ये कुरकुरापन आता है ना, क्रिस्पी टाइप का जो आपको लगता है, क्यों लगता है? इसलिए थोड़ा ना होता है
कि वो कुरकुरा बनाया जाता, बल्कि उसमें यही ट्रांस फैट एसिड मिलाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन उसमें की जाती है और वसा फैट को उसमें मिक्स किया जाता है, तो कुरकुरे बने रहते हैं। आप 10 मिनट उनको खोल कर रख दीजिए, खासतौर पर बारिश वाले इस मौसम में, तो अपने आप वो नम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांस फैट एसिड का उपयोग किया जाता है। अब एक बात बताएं आपको, ट्रांस फैट एसिड तो ये आपने ऐसे खा लिया, और आपको पता होना चाहिए आप लोग खीरा वगैरह खाते होंगे, वो भी तो कुरकुरा होता है, कट कट बोलता है ना, और भी कई सारी चीजें आप खाते हो, है ना, जो नेचुरल मिलती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो ट्रांस फैट एसिड है वो केवल और केवल मैनमेड है, मतलब कृत्रिम है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृत्रिम के साथ साथ ये मानव निर्मित भी, कृत्रिम के साथ साथ ये नेचुरल भी है, प्राकृतिक भी है, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखनी है। हानिकारक होता है, मौतें भी हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो लोग रात दिन चिप्स खाते रहते हैं तो उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ जाती है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों रूप में विद्यमान है। भारत सरकार ने और वर्ल्ड लेवल पे इसकी कई सारी पहल शुरू की गई हैं। जैसे भारत सरकार ने हार्ट अटैक रिवाइंड प्रोग्राम चालू किया, जो कि FSSAI के अंतर्गत है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ईट राइट अभियान है ना, FSSAI के अंतर्गत। रिप्लेस प्रोग्राम WHO का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रिप्लेस प्रोग्राम का संबंध है WTO से, WHO से, UNFCCC से, UNEP से, तो बता देना साहब WHO से है, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा लिथियम आयन बैटरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। जैसे आप लोग बचपन में कार चलाते होंगे, ठीक है, आज भी आप लोग रिमोट टीवी में यूज करते हैं, या कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आप सेल डालते हो। उन सेल की खूबी क्या होती है, घड़ी वाले सेल एक बार आपने डाला, यूज किया, खराब हो गए, उनको दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते। बट अब कई सारे ऐसे सेल आते हैं जिनको आप दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे जो वीडियोग्राफी करते हैं, जो कैमरा वाले लोग यूज करते हैं, तो वो लोग चार्ज वाले यूज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। काफी सारे इनके उपयोग होते हैं। अर्जेंटीना जो है वो विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार वाले देशों में से एक है। एक बार हम आपको अर्जेंटीना की लोकेशन दिखा देते हैं। ये है हमारा साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में ही आपको मिलेगा क्या, अर्जेंटीना। ये आपका पेरू है, ये बोलीविया है, ये आपका पराग्वे है, ठीक है, और ये है आपका अर्जेंटीना, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए कि अर्जेंटीना कैसा आपको दिख रहा है, ठीक। अब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अर्जेंटीना से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ से क्या विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, ठीक है। विषुवत का मतलब भूमध्य रेखा, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा टॉपिक है, अच्छे से क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। इसकी कई सारी कमियां हैं। यहाँ पे मैंने कमियां क्यों लिखी, क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे हम आपको एक बात क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ होती है उसका आपको अगर उपयोग दे देगा तो सारे उपयोग टिक कर देना, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके सारे उपयोग नहीं होते। जैसे सिंपल सी बात है, जब हम किसी को पसंद करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उसकी 100 में 100 खूबियां मैच नहीं करेंगी, और यही एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम 100 में से मान के चलते हैं 60 करेंगे, 40 में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि लिथियम आयन बैटरी के 60 तो लाभ हैं, लेकिन 40 इसके नुकसान भी हैं। तो कौन कौन से नुकसान है, एक तो लंबी चार्जिंग अवधि, ठीक है, कमजोर ऊर्जा घनत्व, आग लग जाती। कई बार आपने देखा होगा लोगों के फोन फट जाते हैं, है ना। कई बार आप बैटरी चार्ज करते हो तो जलने लगता है ना। खर्चीली निर्माण प्रक्रिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इसकी जगह पे अब कौन सी बैटरी यूज की जाती है, ग्रेफीन की, ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में कारगर नहीं, आप इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका उपयोग करोगे तो बेचारे वाहन ही जल जाएंगे, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। बर्ड फ्लू के बारे में क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है, H5N1 के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था स्वाइन फ्लू को लेकर, और उसमें क्या दिया था, H1N1 पूछा था कि H1N1 का संबंध निम्न में से किससे है। तो मे भी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H5N1 का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि बर्ड फ्लू से संबंधित है। और इसलिए भी क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार बर्ड फ्लू हमारे यहाँ फैला था कोविड-19 के पेंडेमिक के समय। मुझे याद है कि मैं जब इंस्टाग्राम चला रहा था तो उस समय बर्ड फ्लू को लेके एक BBC ने पिक्चर शेयर की थी, कार्टून, और उसमें क्या था कि मोर से पक्षी कह रहा है ना, जो चिड़ियाँ होती हैं, बतख कहने गई है मोर से कि अरे मतलब देवी जी, मतलब ऐसे कुछ अच्छा लिखा था उसने, अरे मालकिन साहिबा अपने मतलब मालिक से कह दो कि हमारे लिए भी ढोल और थाली और ये घंटी बजवा दे, लॉकडाउन लगवा दे, हमको क्यों मरवा दे रहे हो। आपने देखा होगा ना मोदी जी ने
जब हमारे यहाँ ये दिक्कतें हुई थी तो थालियाँ और घंटी वगैरह मोटिवेट करने के लिए लोगों को ये इनिशिएटिव शुरू किए थे। अब मोर को क्यों जिक्र किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी की एक पिक्चर शेयर हुई थी कि मोर को दाना खिला रहे है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो वही बात है। तो उसी चीज़ को लेके पिक्चर आई थी, तो मुझे याद है ये बर्ड फ्लू का H5N1, ठीक है। 3 टाइप का वायरस होता है, A, B, C। B और C सामान्य रोग वायरस के ज़्यादा खतरनाक नहीं है। आपसे क्वेश्चन यही पे पूछेगा कि आपको पता है ना हेपेटाइटिस A, B, C पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा ही आपसे पूछा जा सकता है कि तीनों के तीनों खतरनाक हैं, तो नहीं साहब, B, C खतरनाक नहीं, केवल A खतरनाक है। 2019 में भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया था, ठीक है, मतलब संक्रमण अब यहाँ पे नहीं होता है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या है, पूरा नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, ठीक है, एक अंतर सरकारी संगठन है। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, इंडिया इसका मेंबर है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, पशुओं की स्थिति को सुधारने से संबंधित है, ठीक है। अगला आता है मुकुंदपुरा CM2, ये क्या है, ये एक प्रकार का उल्का पिंड है, बाकी आप कुछ भी मत याद रखिए, ठीक है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिक से थोड़ा सा समझाएंगे आपको कि जैसे कंप्यूटर जो होता है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर हमारा वर्क करता है तो उसको हम बोलते हैं बिट्स, ठीक है। कंप्यूटर जितनी भी सूचनाओं को लेता है, अभी जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, वो बिट्स में या तो 1 और या तो 0 इसमें प्रोसेस करते हैं। अर्थात ये जो प्रणाली होती है पारंपरिक भौतिकी का अनुसरण करती है, जिसके तहत हमारे कंप्यूटर एक समय में 1 को या तो लेंगे या तो 0 को प्रोसेस करेंगे, मतलब दोनों को एक साथ नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि 1 और 0 दोनों अवस्थाएं एक साथ हो सकती हैं, ठीक है। बाकी ये टेक्निकल है, उतना ना तो आपको डेप्थ में जाना है ना ही समझना है, बस इतना ही समझो कि जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं वो या तो 1 में काम करेंगे या तो 0 में काम करेंगे, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर हैं वो दोनों स्थितियों में काम करेंगे। जैसे आप लोग बैडमिंटन खेलते होंगे, ठीक है, आप में से अधिकांश बच्चे जितने भी बैडमिंटन खेलते होंगे वो एक ही हाथ से खेलते होंगे, या तो इससे खेल सकते हो या तो इससे खेल सकते हो, ठीक है। या सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग लिखते होगे, ठीक है, तो आप लोग राइट हैंड से लिखते होगे, लेफ्ट हैंड आपका किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरी खास बात क्या, अभी मैं आपकी एक क्लास कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, राइट हैंड से भी काम करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि आप दोनों हाथों से कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसीलिए मेरे लिए ये फ़ायदा रहता है कि एक हाथ से मेरा माउस चलता रहता है और दूसरे हाथ से मेरा पेन चलता रहता है, ठीक है। चलो एक बात तो अपने बारे में आपको मैंने बता ही दी, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रोसेसर 1 और 0 दोनों अवस्थाएं एक साथ हो सकती हैं, ठीक है, जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन की अवस्था कहा जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। सुपरपोजिशन, एंटिंगलमेंट, इंटरफेरेंस का संबंध किससे है, कंप्यूटर शब्दावली से। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछती है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, इंटरफेरेंस का संबंध किससे है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, क्वांटम प्रौद्योगिकी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वायरस से। तो बता देना साहब क्वांटम प्रौद्योगिकी से, काफ़ी लाभकारी है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्या क्या लाभ होंगे, स्वास्थ्य की फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड में, है ना, सोसाइटी की फील्ड में, स्पेस की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में, सब में होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। बाकी ये सारी ट्रिक्स और टैक्टिक्स हम बताएंगे आपको वीडियो वाले में, जो हमारा बैक ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। संसदीय के कौन होते हैं, होम मिनिस्टर, ठीक है। एशियन वर्ल्ड वाटर बर्ड सेंसस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा किया गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, क्या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती, नहीं साहब, ये एक तरीके का एनजीओ है। और यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि BNHS जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती, तो नहीं साहब, एनजीओ कभी भी किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अगला आर्टिकल है सल्फर डाइऑक्साइड। काफ़ी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो वातावरण में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में देखने को मिलता है। मतलब सल्फर डाई जो ऑक्साइड है वो वातावरण में हमें जो विद्युत संयंत्र हैं, जो बिजली घर हैं हमारे, और जो इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री वगैरह हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा एमिट होती है।
जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन से, ज्वालामुखी विस्फोट से, जहाज इंजन से, धातु निष्कर्षण से, इन सब से काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है। और ख़ास बात क्या है कि इसे हम वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी शामिल करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में CO2 को नहीं शामिल किया जाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं कौन से हैं। 4 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। एक तो होता है उपबंधित सेवाएं, जिसमें खाद्य, पानी, दवाइयां या कच्चे माल की प्राप्ति होती है। ठीक है। दूसरा है विनियमित, जिनको रेगुलेट किया जाता है, जैसे वन, पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने वाली सेवाएं होती हैं ये। ठीक है। तीसरी हैं सहायक सेवाएं, जैसे जैव विविधता, पोषण चक्र। और चौथी हैं सांस्कृतिक, जिसमें मनोरंजन, सौंदर्य, पहाड़, गुफाएं। आपको सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है कि इनमें से कौन कौन सेवाएं सहायक सेवाएं हैं, और उसमें आपको जैव विविधता, पोषण चक्र, ऐसे आपको मनोरंजन वगैरह ऑप्शन में दे देता है, तो आप समझ जाएंगे अब। ठीक है। तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है, कितने किलोमीटर में फैला है, कितने किलोमीटर में नहीं फैला। ये तब पूछता है यूपीएससी जब एक बार ऐसा क्वेश्चन उसने पूछ लिया हो, है ना। यूपीएससी की भी एक खास बात है, बिल्कुल मोहब्बत बेइंतहा करती है किसी भी क्वेश्चन से। पहले से भी उसको प्रपोज करेगी 14 फरवरी को, फिर उसके बाद उसको गिफ्ट देगी, मतलब ऐसे करती ड्रामा। ठीक है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अब आजकल आप प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं करते हो, तो भाई इसलिए नहीं करते हैं ना क्योंकि आप लोगों में से कई बच्चों का ब्रेकअप हो गया है, तो बेचारे बड़े नाराज रहते हैं कि सर आपके चक्कर में तो हमारा ब्रेकअप हो गया और आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हो। और वैसे भी अब एग्जाम आ रहा है तो लवासना वाली भी नाराज हो जाएगी, है ना, अगर आप अभी इन लोगों से जुड़ गए तो हर चीज़ सोच के चलना पड़ता है ना। वेनेडियम क्या है, वेनेडियम एक दुर्लभ तत्व है, मतलब एक मेटल है एक तरीके का, जिसकी खनन अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है और काफ़ी उपयोगी होगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। सेंटिनल ट्राइब क्या है, आपने कई बार देखा होगा 2016 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था जारवे को, ठीक है, जारवे जो ट्राइब है उसको लेके, क्योंकि उनके काफ़ी न्यूड वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश किए गए थे, तो भारत सरकार इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुई थी। देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, इंसान ये समझता है कि जो न्यूडिटी होती है, मतलब जो नंगापन होता है, वो अभद्र होता है। बिल्कुल भी नहीं अभद्र होता है, आपकी नज़रों का बस दोष है। नहीं तो जब इंसान आया था धरती पे तो नंगा था। एक चीज़ आपने कभी सोचा है, मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बताया था, मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस समय तो उसने बताया था, ठीक है, तो क्या बताया था उसने मुझे बताया था कि देखो जब इंसान धरती पे आया तो नंगा था पहले टाइम पीरियड पे, मतलब पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड पे। थोड़ा बड़ा हुआ पेड़ पत्ते लपेटने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ जानवरों की खाल पहनने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ बड़े बड़े कपड़े पहनने लगा, मतलब पूरी बॉडी को, तन को ढकने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ और बड़े बड़े कपड़े, ऊपर से कंबल अम्बल सब ओढ़ने लगा। ठीक है, धीरे धीरे कंबल उतारा, फिर उसने कोट पैंट पे आ गया, फिर वो शर्ट पैंट पे आ गया, फिर वो जो लुंगी वगैरह होती है उस पे आ गया, ठीक, फिर हाफ पैंट पे आ गया, लोअर पे आ गया, अब कच्छे पे आ गया। कच्छे पे भी अब अलग अलग टाइप के कच्छे हो गए, ठीक है, कट वाले कच्छे, बिकनी, है ना, छोटे छोटे कपड़े हो गए। अब एक स्थिति आने वाली है कुछ दिनों के बाद फिर से नंगा हो जाएगा। मतलब ये विकास क्रम है, इस चीज को समझो। मतलब इंसान नंगा था और लास्ट में आते आते फिर से नंगा हो जाएगा, है ना, तो ये विकास क्रम है, यही रियलिटी है। हर एक चीज का पीक होता है, पीक आ गया था, आपने देखा होगा जब आप पढ़ते होगे इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम देखिए मिस हो गया दिमाग से, पश्तून पत्रिका ये निकालते हैं, अब्दुल गफ्फार खान, उनके जब चित्र देखते होंगे तो आप देखे होंगे वो पूरा कंबल अम्बल ऊपर से ओढ़े रखते थे, है ना। या आपने कडप्पा बाहुबली वाली जब मूवी देखी होगी तो उसमें वो जो आता है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री से हमारे यहाँ, ठीक है, फारस से आता है वो तलवार लेके अपना हथियार बेचने को, तो देखा था कितने वो बड़े बड़े कंबल ओढ़े रहता है, तो वही चीज़ होती है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपकी नज़रें कैसी हैं ये डिपेंड करती हैं, वरना तो लोग कपड़ों में भी गलत काम कर देते हैं, ठीक है, और सूट बूट वाले तो सबसे ज़्यादा। सेंटिनल जनजाति अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में पाई जाती है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। वायु प्रदूषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, मे भी इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत कई सारे तत्व शामिल हैं। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं, निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से हैं। और मैंने आपको ये बताया है परिभाषा कि प्राथमिक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रदूषण फैलाते हैं।
द्वितीयक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो इनडायरेक्टली मतलब किसी के साथ मिलकर प्रदूषक फैलाते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार, ठीक है, वो प्राथमिक प्रदूषक हैं, और आपका समाज वो द्वितीयक, वो रिश्तेदारों के साथ में मिलकर प्रदूषण फैलाता है। अरे भैया आपकी बिटिया ना 21 साल की हो गई है तो उसका ब्याह करा दो, ये करा दो, लड़का यहाँ जॉब करता है, लड़के का ये बिजनेस है, वो है, अरे भाई IAS बनना है उसको और तुम शादी करवा रहे हो काम का, ठीक है। तो वही है प्राथमिक प्रदूषक। कणिक तत्व इसमें आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है, सल्फर ऑक्साइड आती है, मतलब ये 4 प्रदूषक शामिल हैं प्राथमिक प्रदूषक में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन शामिल है? ओजोन और माध्यमिक कार्बनिक एरोसोल, ठीक है। एरोसोल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 10 माइक्रोन के समथिंग, 1 से 10 माइक्रोन के समथिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके टूथपेस्ट में जो छोटे छोटे कणिकाएं देखने को मिलती हैं, या आपने देखा होगा कि फेस वॉश में, है ना, तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात आती है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2000 रिपोर्ट। आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब हेल्थ इम्पैक्ट, है ना, इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। जलवायु और स्वच्छ वायु संघ क्या है? 2019 में इसकी शुरुआत हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको दे देगा। इसे 1992 के रियो अर्थ समिट में जारी किया गया, तो यहाँ लिख लो 1992 का रियो अर्थ समिट नहीं है साहब, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। 65 कंट्री प्लस कई सारे संगठन शामिल हैं और इंडिया इसका मेंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से इंडिया किस किस का मेंबर है या किस किस का नहीं है, तो इसके बारे में हम 15 तारीख से आपको जब प्रीलिम पैड प्रोवाइड कराएंगे इन्हीं सारी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट लाइन्स का, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं आगे इसका पर्पस क्या है, कि मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करना, ठीक है। आपको अच्छे से पता है ब्लैक कार्बन क्या होता है, बताने की तो जरूरत है नहीं, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन सब तो पढ़ डाले हो, ठीक है। मोनपा हस्तनिर्मित कागज, आपको बस इतना याद रखना है कि मोनपा हस्तनिर्मित कागज कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना। GI टैग अभी नहीं मिला है इसे, ठीक है। अगला यहाँ पे है हमारा एपेडा। यूपीएससी ने इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा है 2015 में इनडायरेक्टली कि एपेडा क्या है। ये एग्रीकल्चर और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, ठीक है। अब इसको देखो इंग्लिश में निकालते हैं, एपेडा का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट, है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। 1985 में गठित हुई थी, मिनिस्ट्री वाणिज्य और उद्योग के अंतर्गत, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों इंपॉर्टेंट है सर? भाई साहब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात लिखा तो है, लेकिन मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर नहीं है, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा। तो ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे कुछ याद ही मत रखना। अगला आता है उमरैड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य। पूछेगा नहीं, महाराष्ट्र में है, लेकिन बस पता होना चाहिए कि हाँ करहंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, महाराष्ट्र का है, इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र के जो पार्क हैं वो, जैसे टडोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच आपका एक मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय वन, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है, और बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला आता है हमारा आर्टिकल इंडियन पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन क्या है? IUCN में इंडेंजर्ड है, ठीक है। खास बात तो आपको याद रखनी है कि IUCN में इंडेंजर्ड है, और चाइनीज जो पेंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। पेंगोलिन से रिलेटेड कई बार बता चुका हूँ, बार बार बताने में मुझे खुद ही गुस्सा आती है ना, मतलब मैं एडवर्टाइज पता नहीं क्यों करता हूँ अलग अलग कैप्सूल्स का, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है यक्षगान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चों से जब मैंने क्वेश्चन पूछा है शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो सबने यही लगा के आए हो, यक्षगान है, यक्षगान है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, यक्षगान क्या है। यक्षगान कर्नाटक का 800 वर्ष पुराना एक लोक नृत्य है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है जो कि कर्नाटक संगीत व हिंदुस्तानी संगीत दोनों से अलग होती है। कर्नाटक संगीत क्या होता है, हिंदुस्तानी संगीत क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से इसके पुरोधा हैं, कौन कौन से इसके नेता हैं, इनमें कैसा आलाप होता है, कैसी इसकी थाट होती है, कैसे इसके प्रकार होते हैं, प्रभु सब पढ़ा दिया है,
ठीक है। तो देवियों सब कुछ पढ़ लेना, आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एमसीक्यू भी पूछ लिया है। क्यों इतनी गला फाड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग टपक गए हैं कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तान संगीत वाले, ठीक है। तो मे भी क्वेश्चन पूछेगा। और यक्षगान भी इसीलिए चर्चा में रहा कि कोई देवी जी चली गई हैं, ठीक है। तो उन दिव्यात्मा को शांति देने के लिए यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। तो क्या है, महाभारत रामायण पुराणों से संबद्ध होते हैं विषय, तो आपको यहाँ पे दे देगा कि ये कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत का इसमें मेल देखने को मिलता है, तो गलत हो जाएगा। अब देखो कितनी अच्छी लाइन देगा, अलग की जगह पे दे देगा दोनों का मेल देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि नहीं साहब ये गलत बोल रहा है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। कलाकार चटकीले रंग बिरंगे परिधानों तथा विशाल मुकुट का उपयोग करते हैं, बिल्कुल जैसे छऊ नृत्य में मुकुट नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही मुकुट का प्रयोग करते हैं। इसमें संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा होती है का एक समृद्ध कलात्मक मिश्रण होता है। आपको यहाँ पे दे देगा कि इसमें केवल संगीत होता है, केवल नृत्य होता है, तो नहीं भाई साहब, सब कुछ होता है। इसमें नैतिक शिक्षा और मनोरंजन दोनों होता है, मतलब महाभारत रामायण और पुराण में एथिकल चीजें भी हैं और कॉमेडी भी है। आपने देखा ही होगा, कई सारी कॉमेडी आपको देखने को मिलती हैं, है ना। तो वही बातें हैं यहाँ पे, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। इसमें आमतौर पर कन्नड़ भाषा का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें तमिल का उपयोग किया जाता है या इसमें आपका तेलुगु का उपयोग किया जाता है, तो नहीं साहब, कन्नड़ का उपयोग किया जाता है। मलयालम और तुलु का भी कई बार उपयोग देखने को मिला है। आपको अगर यहाँ पे ये दे देना केवल कन्नड़ का, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, और दे दे कि इसमें कन्नड़ के साथ साथ मलयालम और तुलु का भी किया जाता है, तो बिल्कुल सही, ठीक है। फिर बात आती है अन्य प्रमुख कई लोक नाट्य कौन कौन से हैं, जैसे नौटंकी, उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश वाले हमेशा नौटंकी करते रहते हैं। तमाशा, महाराष्ट्र का देख तमाशा, है ना, लकड़ी का, ये गाना सुना आप लोगों ने। भैवई गुजरात का, है ना, कई बार भवई गुजरात और राजस्थान दोनों आता है, ठीक है। यात्रा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार। आपको लगता होगा सर ये क्यों आता होगा दोनों में, इसलिए आता है ना क्योंकि ये उस समय स्टेट नहीं बटे थे भाई, स्टेट के लोग बट गए, इसका मतलब थोड़ा ना कि उनकी परंपरा दूसरी जगह नहीं जाएगी, ठीक है। कुटियट्टम केरल का, मिडियट्टू केरल का, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भावना असम का, भावना कोई क्या कहते हैं बताइए, याद है ना अंकिया नाट। माच मध्य प्रदेश का और भांड पाथेर कश्मीर का, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी आर्ट एंड कल्चर में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अगला आता है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे भी क्वेश्चन पूछेगा। FAO के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, UN का पार्ट है, इंडिया इसका मेंबर है, बस इससे ज्यादा क्या याद रखोगे। FAO का गठन 1945 में हुआ था, UN का अंग है, इंडिया इसका मेंबर है। अगला आता है जगन्नाथ मंदिर, कई बार आपको मैंने पढ़ाया है, 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन ने करवाया था। यमुनिका तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। सफेद पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, कोणार्क को। सफेद इसको क्यों कहते हैं कि उसका टेम्पल व्हाइट है, ठीक है। आपको शायद अगस्त के करंट अफेयर्स में मैंने वीडियो सही दिखाया था कि मैं देखो जगन्नाथ यात्रा पे गया हूँ, मतलब गया नहीं था, बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो आया था मेरे पास। चार धाम का हिस्सा है बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम, कई बार आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चार धाम की यात्रा में रामेश्वरम आपका यहाँ मिलेगा, द्वारका आपका गुजरात में मिलेगा, ठीक है, बद्रीनाथ आपका ऊपर मिलेगा और पुरी आपका जगन्नाथ मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य का है, अब ये भी शामिल हो गया है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, रामसर साइट के अंतर्गत अब आ गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यूपीएससी ने यहीं पे क्वेश्चन घुमाया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। 1902 में बेलूर मठ में इनका निधन हो गया था। बेलूर मठ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आता है माघी मेला। माघी मेला वास्तव में पंजाब का, हरियाणा का और हिमाचल का एक पर्व है। इसमें क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में आपको पता है खालसा सेना के साथ में कई सारे लोग थे, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन्हीं की याद में ये माघी मेला मनाया जाता है, यानी कि सिखों का पवित्र त्यौहार है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। कुछ अन्य प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे उत्तरायण गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, पोंगल को ऐसे याद कर लेना PT, ठीक है, पोंगल तमिलनाडु, और ओके ओणम केरल, ठीक है। भोगली बिहू असम का, लोहड़ी पंजाब व कश्मीर का, मकर संक्रांति कर्नाटक का, सयान करात कश्मीर का, खिचड़ी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का। आता है ना जनवरी में, है ना। मेरे यहाँ मट्ठी का वो बनते हैं, दही बड़े बड़े अच्छे बनते हैं। आप तो जब पास हो जाना ना
तो अपने घर बुलाएंगे, दही बड़े खिलाएंगे, ठीक है। सब बोलेंगे सर दही बड़े खिलाओगे, हद होती है, अभी तो शक्ल नहीं दिखाते हो, तो दिखाएंगे ना, घर बुलाएंगे, दही बड़े खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे आप सभी को, है ना। सुलावेशी द्वीप इंडोनेशिया का है और 5-5 रुपए भी मिलेंगे, ठीक है। सुलावेशी द्वीप इंडोनेशिया का। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लालची थोड़ा ना है। चलो अगला देखते हैं। इसरो। इसरो क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में स्टैब्लिश। खास बात क्या है कि मिनिस्ट्री अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आती है, और दूसरी खास बात क्या है कि सीधे प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट करती है। मतलब इसमें आप, इसलिए मैंने इसको बताया कि कई बच्चे इसको कंफ्यूज क्या हो जाएंगे कि मौसम विज्ञान मिनिस्ट्री के अंतर्गत तो नहीं आता, या अर्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत तो नहीं आता, तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही अर्थ के, ना ही डिफेंस के, ये बल्कि स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। सावित्रीबाई फुले, ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, बाकी हमने जब आपको पढ़ाया था समाज सुधारिका को लेके, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इनकी मतलब सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं से रिलेटेड नारी शिक्षा को प्रमोट किया था और देश की प्रथम महिला शिक्षक ये कहलाती हैं। और दूसरी खास बात क्या है कि इन्हीं के जो पतिदेव हैं ज्योतिबा फुले, उन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत, उसने 3 स्थायी अनुसंधान हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती क्या है, तो आप बता देना कि अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिका में भारत के, ठीक है। ASMI अश्मी मशीन पिस्तौल क्या है? ये पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है, DRDO और भारतीय सेना के द्वारा बनी है। अश्मी आपको पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBC के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, मैंने इसमें आपके साथ एक खेल खेला था, क्या कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था मूल कर्तव्य के बारे में, तो वहाँ मैंने यही के संथानम नाम दे दिया था, जबकि वहाँ देना चाहिए था स्वर्ण सिंह समिति। आपको याद आता होगा ना, जितनी गंदी गंदी बातें हम अभी आपको बता रहे हैं कि हाँ आपने ये गलती की थी, और कुछ बच्चों के तो जख्म भी उभार आते होंगे कि सर मन तो करता है कि आपका खून ही कर दें, है ना। अब वो तो दिखते हैं नहीं, तो खून तो वहीं से फेंक के तीर मार के आप लोग कर सकते हो। तो कुछ बच्चों को याद आता होगा कि आप कितने गंदे टीचर हो, कि मतलब इतने गंदे गंदे क्वेश्चन कौन पूछता है, ठीक है। तो मैंने यही वहाँ पे घुमा दिया था कि के संथानम समिति ने मूल कर्तव्य की बात की थी, जबकि इन्होंने CBC की बात की थी, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, 1964 में गठित हुआ था इनकी समिति के आधार पे। इंपॉर्टेंट बॉडी है, 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। वैधानिक का क्या मतलब होता है? वैधानिक का मतलब ये दंड दे सकती है, ठीक है। और संवैधानिक का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सांविधिक का क्या मतलब होता है? किसी एक्ट के जरिए लाई गई है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब ये एक तरीके का, आपसे अगर मैं कहूँ तो ये सांविधिक भी है और क्या है, वैधानिक भी है, ठीक है। बहुसदस्यीय आयोग होता है जिसमें 1 हेड और 2 मेंबर, मतलब टोटल 3 सदस्य हैं, ये याद रखना। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसकी नियुक्ति में कौन शामिल होता है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, होम मिनिस्टर इसमें होते हैं, और खास बात क्या है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, मतलब 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष का नेता। आपको यहाँ पे घुमा देगा कि लोकसभा अध्यक्ष, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कई बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर दोनों नहीं होता है क्या। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मान लो कोई व्यक्ति 63 वर्ष की उम्र में CBC का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, तो उसका कार्यकाल केवल 2 ही वर्ष रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको 65 में रिटायर करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति 58 वर्ष की उम्र में बना, ठीक है, CBC का हेड, तो क्या होगा, वो केवल 62 वर्ष तक रहेगा, क्योंकि 4 वर्ष का कार्यकाल। मतलब दोनों कंडीशन रख दी गई, दोनों विकल्प रख दिए गए, ठीक है। कदाचार साबित होने पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दे देगा महाभियोग, तो महाभियोग थोड़ा ना है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में UPSC ने 2016 में, 2018 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आज हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट ही फैक्ट पढ़ेंगे। बाकी आपको मैंने इंडियन पॉलिटी में बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, तो यहाँ पे मैं उतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो क्या डेप्थ में है? पहला कि लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है, ठीक है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष अगर धन विधेयक बोल दिया कि हाँ यही धन विधेयक है तो उसको मानना पड़ेगा। संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं है, अर्थात अगर राज्यसभा में विधेयक जाता है और वो उसे मना कर देती तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। संयुक्त बैठक ना तो धन विधेयक में आती है, ना ही संविधान संशोधन में आती है। साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक आती है और वित्त विधेयक में भी संयुक्त बैठक आती है। ध्यान देना, वित्त विधेयक में भी आती है, ठीक है। दूसरी बात कि लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकता और ना ही अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। स्वीकार अस्वीकार किंतु पुनर्विचार नहीं भेज सकता, मतलब क्या है। अब एक बात यहाँ पे देखो, कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर क्या कह रहा हूं कि राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता। नीचे मैं क्या कह रहा हूं कि अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार नहीं भेज सकता। तो ये सर्कमस्टेंसेस होती हैं, बट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? एक बात बताओ, आपने अगर पहले ही पूछ लिया कि बाबूजी हम ये विधेयक ला रहे और राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी, तो ऐसा थोड़ा ना कि 5 मिनट बाद रामनाथ कोविंद जी बोलेंगे नहीं नहीं भैया आपने हमको ना आइसक्रीम नहीं खिलाई थी तो इसलिए अब हम पाँच ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, बड़े लेवल की बातें होती हैं, वहाँ जुबान ही सब कुछ होती है। जैसे हम आपको जुबान दिए बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हंसेंगे रोएंगे गाएंगे कुछ भी हो जाए, आप चाहे रो चाहे हंसो, क्लास बेटा करवा के रहेंगे, है ना। तो करवाते हैं आपको, एक्सेप्शन थोड़ा ना देते हैं कोई। कुछ बच्चे तो तुरंत फोन करके पूछते हैं सर आप बीमार हो छुट्टी कर दो। मैं अच्छा अभी वो क्लास आ रही है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं, ये एक्सेप्शन दिए गए हैं ताकि अगर कभी स्थिति ऐसी बने तो क्या हो सकता है, तो आएगी ही नहीं वो स्थिति, ठीक है। फिर बात आती है वित्त विधेयक को लेके। दो मामलों में ये अलग नहीं होते, मतलब दो मामलों में धन विधेयक के समान है। पहला, ये भी केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं पहले, और राष्ट्रपति के लिए इनकी भी स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन अन्य में ये साधारण विधेयक की तरह होते हैं, जैसे संयुक्त बैठक इसमें बुलाई जा सकती है, अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है, पुनर्विचार के लिए इसे लौटाया जा सकता है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर किया जा सकता है और इसे अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। समझ गए? तो इस विधेयक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वित्त विधेयक और धन विधेयक के डिफरेंस को लेके। तो आपको दे देगा कैसे, दोनों विधेयकों को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता, दोनों विधेयकों के संदर्भ में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, दोनों विधेयकों के लिए अध्यक्ष प्रमाणन की आवश्यकता होती है। तो बताओ एक ही तो सही है, नीचे वाले दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक में है एक में नहीं है। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता, मंत्रिमंडल के तहत ही क्षमादान वो करता है, तो बाकी आपको सोचना नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 1990 में सिविल सेवा पास की थी, विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, ठीक है, खास बात ये याद रखना, विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु इनके चित्तरंजन दास थे, CR दास। इनको क्या नाम से जाना जाता है? देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलके। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, किसने? चित्तरंजन दास ने? नहीं बाबूजी, सुभाष चंद्र बोस ने। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने और किसने विरोध किया था? नेहरू के ही बेटे ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उन्होंने विरोध किया। तो दोनों मिलके क्या बनाए? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, अब देखो इसी को तो बोलते हैं लॉजिक चीज, मतलब मैंने वहां पढ़ाया, यहाँ पे मैंने रिवाइज करा दिया, याद हो गया। आप लोग बड़ा डरते हो कि भाई आपको याद नहीं है, कैसे नहीं याद हो सकता। गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था, आपको पता है, गांधी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? नहीं माने थे इरविन, फिर दांडी मार्च शुरू किया, फिर सविनय शुरू किया, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ, भगत सिंह को फांसी हो गई, फिर कराची अधिवेशन हुआ। तो ऐसे याद रखा करो क्रम। 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और फिर 1939 में फिर बने थे, जिसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपुरी संकट का संबंध किससे है? तो अध्यक्षता से लेकर। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि उन्हीं के दोस्त पट्टाभी सीतारमैया बनाए जाएं, जबकि सुभाष चंद्र बोस पुनः बन गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अरे यार गांधी की बात है, तो वो छोड़ के चले गए, और छोड़ के फिर चले गए तो न पट्टाभी बने और ना ही सुभाष बने, राजेंद्र प्रसाद बाबू को बना दिया गया। और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने आगे चलकर की, और आगे चलकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और INA के सर्वोच्च सेनापति बने, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि रास बिहारी बोस से पहले कॉन्सेप्ट किसके मन में आया था? मोहन सिंह के मन में, ठीक है। सोहन सिंह अलग है, भाकना, मोहन सिंह भाकना अलग है। असीम पोर्टल, सोहन सिंह किससे रिलेटेड है? गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को। असीम पोर्टल पूरा नाम आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। तो इतना आपने क्लास देख ली। अब आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दो और फिर अपना दूसरी क्लास की शुरुआत करो, लेकिन हम तो पॉज नहीं कर सकते, हमें तो शुरू करना है, ठीक है। तो देखिए विनिवेश के बारे में, भारत सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री या परिशोधन करने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। कई बार आप देखते होंगे कहा जाता है क्या, सरकार इस समय विनिवेश कर रही है, ठीक है, विनिवेश को बढ़ावा दे रही। तो ये टर्म लोगों को नहीं समझ में आता। जैसे आप एक वर्ड पढ़ते हो ना, निवेश, निवेश का मतलब क्या है? इन्वेस्ट करना। विनिवेश का मतलब क्या? अपना बेचना। जैसे छोटी सी मैं बात बताऊं, आपने खूब सारे फ्लैट खरीद लिए, ठीक है,
खूब सारे फ्लैट खरीद लिए या खूब सारी नोटबुक खरीद ली, कोचिंग खरीद ली आपने, है ना। कोचिंग खरीदने का मतलब क्लास एक्सेस कर ली वहां से। अब आपने 16,000 की खरीदी थी तो अब आप उसे बेच रहे हो, तो ये बेचना क्या हुआ, विनिवेश। आपने खरीदा तो क्या हुआ, निवेश, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। चलो अगला आता है एनबीएफसी। एनबीएफसी पढ़ाने की जरूरत है क्या, इतने मन से तो आप लोगों को पढ़ाया था इकोनॉमी में। अब आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो एनबीएफसी क्या है, ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। आपको बता देगा क्या आरबीआई के 1934 के अंतर्गत हैं, तो नहीं साहब। विशेषताएं क्या होती हैं, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जमा स्वीकार नहीं करते, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होते। निपटान बोला है क्या, निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते, स्वयं चेक नहीं जारी करते, मतलब इनका खुद का कोई चेक नहीं होता, ठीक है। जमाकर्ताओं को ये जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। ये चारों कंडीशंस याद रखना, हालांकि इकोनॉमी में हमने पढ़ाया है, बट फिर भी आप लिख लेना तो आपको चीजें ये याद बनी रहेंगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगला आता है ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, मतलब वो बॉन्ड जो कि नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। बॉन्ड कौन जारी करता है, भारत सरकार जारी करती है। खास बात क्या होती है कि इसकी में ब्याज दर कम होती है लेकिन स्थायित्व अधिक होता है, गारंटी इसकी अधिक होती है, और ये 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है। बिल क्या होता है, 1 वर्ष से कम के लिए होता है। ट्रेजरी बिल हो गया, डेटेड सिक्योरिटीज, वो सब बिल हो गए। जीरो कूपन बॉन्ड हो गया और गिल्ट एडेड सिक्योरिटीज हो गया, वो बॉन्ड के टाइप हो गए, 1 वर्ष से अधिक। याद हो गया ना, ज्यादा नहीं बताएंगे। मन तो करता है कि आपको बार बार रिवाइज कराएं, लेकिन फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यही चीज तो कराएंगे कब, 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक, समझ गए। सेबी द्वारा नियंत्रित व नियमित की जाती है, आपको इसमें ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं, अब तो याद आ रहा होगा ना, हाँ हाँ सेबी था साहब, ठीक है। वीटो शक्ति क्या होता है, एक बार एक देवी जी ने हमसे पूछा सर ये वीटो का मतलब क्या होता है, तो वीटो का मतलब होता है कि रोक लगाना। जैसे आपके पिताजी और आपकी माताजी, अगर आपकी माताजी ने बोल दिया शादी इसी लड़के से करनी तो इसी लड़के से करनी है, वो एक वीटो है ना। घर छोड़ के चले जाओगे वो बात अलग है, लेकिन वो वीटो। पापा ने अगर बोल दिया बेटा आईएएस ही बनना है तो बनना है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि चपरासी का एग्जाम दे दें पापा खुश हो जाओगे, वो कहेंगे पागल हो क्या, आईएएस बनाने के लिए तुमको पैसा लगा, तुम चपरासी का एग्जाम दोगे। हालांकि देखो कोई भी पोस्ट छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन वही बात है, कल से मेरे से आप लोग कहते हो सर ठेला लगाओगे चाट का, तो फिर वही बात है ना, चाट का ठेला लगाना बुरा बात नहीं है, लेकिन चाट का ठेला हमारे जैसे लोग लगाएंगे तब तो फिर देश का कल्याण हो गया। हम तो आपको आईएएस बनाने के लिए आए, तो हम चाट का ठेला क्यों लगाएं, ठीक है। वीटो शक्ति, संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं, मतलब संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, ठीक है, और ना ही धन विधेयक को, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है दोहा समझौता, इंपॉर्टेंट है दोहा समझौता, यूएसए व तालिबान के मध्य हुआ, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। दुकम बंदरगाह ओमान का पोर्ट है अरब सागर में, इंडिया को किराए पे दे रखा है, तो आपको एक बार हम दिखा देते हैं। दुकम पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओमान का यहाँ पे है आपका ये दुकम पोर्ट, इस जगह पे शायद अगर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा तो भाई अच्छी बात है, ठीक है। दुकम पोर्ट, ये देखो दुकम है ना, ये है दुकम पोर्ट, ठीक। वाह कितने अच्छे अच्छे घर देखो बने हैं यहाँ पे, है कितने अच्छे अच्छे घर बने हैं, लाइन तर बिल्कुल, वाह क्या सड़कें हैं, है ना। ये आप ही लोगों में से कोई होगा इस पत्थर में, आप सब लोग को। अरे ये देखो हमारे दोस्त हैं ना, ये बेचारे यूपीएससी का प्रीलिम इनका नहीं निकला है ना, तो इसलिए बेचारे टहल रहे हैं, है ना। देख रहे हो कितने मतलब लाजवाब इंसान है, ठीक है। ये सब पत्थर अत्थर है वहीं पे दुकम में, ये देखो बैठे हैं, ये देख रहे कि बेटा मेंस निकल गया तुम्हारा, है ना। तो ऐसे ही होते हैं एक से एक लोग, मतलब ठीक है। चलिए अब बात आती है G7 के बारे में। G7 क्या है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, 1975 में गठित किया गया था। इसका कोई औपचारिक कॉन्स्टिट्यूशन या स्थायी हेडक्वार्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि G7 में कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं शामिल है, इसके निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेंबर कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, और दूसरी खास बात जापान, यूएसए, कनाडा। ना तो इंडिया है, ना ही चाइना है, ना ही रसिया, ये याद रखना, बाकी चाहे कुछ याद रहे या ना रहे, ठीक है, कि इंडिया, चाइना और रसिया इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। जब रसिया हुआ करता था तो इसे G8 बोलते थे, ठीक है। फिर आता है सिस्टर सिटी समझौता। सिस्टर सिटी समझौता का मतलब भारत और नेपाल के मध्य किया जा रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल की कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं शहरों से, जैसे काठमांडू की वाराणसी से, ठीक है, लुम्बिनी की बोधगया से, बुद्ध के दोनों प्लेसेस है ना, जनकपुर की अयोध्या से, आपको पता है जनक दुलारी
है ना, श्री दशरथ की बढ़िया गाना है वो, कभी सुनिएगा आप लोग, मैं सुनता हूँ हमेशा। सीता माता को लेके जब उनके दोनों पुत्र जाते हैं अपने पिता के पास, है ना, हस्तिनापुर के नरेश के पास, और उनको सुनाते हैं सीता की कहानी, है ना, बड़ा अच्छा गाना है वो। खासतौर पे मुझे सीता के लाइन से बड़ा अच्छा लगता है। भारत नेपाल सदस्य कहाँ कहाँ पे हैं? BBIN में दोनों सदस्य हैं, बिम्स्टेक में सदस्य हैं। आजकल ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में अगर ठनक रहा है तो सोच सकते हो कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल निम्न में से किन किन संगठनों में सदस्य हैं, तो दे देगा नैम में, सार्क में, बिम्स्टेक में, BBIN में, तो बता देना। ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है नेपाल, जल्दबाजी में ठोक मत आना, सार्क की जगह ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स में नहीं है नेपाल, ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने दिया है आपको, क्योंकि उस समय याद तो रहता नहीं ब्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है। शैडो उद्यमी, शैडो उद्यमी किसको कहते हैं? जैसे सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, मेरे जैसा उद्यमी इस समय, जैसे मान लो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट और सोसाइटी ये कभी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट पे काम करते हो ना, जैसे मान लो हम आपको हर महीने गिफ्ट देते हैं, ठीक है, मान लो अगर हमारी इनकम कुछ हुई तो हमने उसको गिफ्ट में आपको डोनेट कर दिया, वो रेसिप्ट हमने भारत सरकार को भेज दी, तो जीरो वहां पे हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। और जो व्यक्ति ये बिजनेस करता है उसको बोलते हैं शैडो उद्यमी, मतलब एक तरीके का ऐसा बिजनेसमैन जो टैक्स नहीं पे करता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है किसी व्यवसाय का प्रबंधन करता तथा वैध वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है, परंतु वह अपने व्यवसाय को सरकार के साथ पंजीकृत नहीं करता। जैसे श्री IAS एकेडमी, इससे ज़्यादा क्या समझ सकते हो आप? अर्थात टैक्स नहीं देता सरकार को। और ऐसी ही शैडो इकोनॉमी होती है कि मतलब वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी पहुँच के बाहर होती हैं व्यावसायिक गतिविधियाँ। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल एक बताता हूँ। जब मैं बिजनेस करता था, ठीक है, तो मेरे बिजनेस में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। तो सेल टैक्स कमिश्नर उस समय, मतलब हमारे यहाँ वैट ही चलता था, GST नहीं आया था जब मैं बिजनेस करता था 2012 से। तो भारत सरकार के क्या नियम है सेल टैक्स का, कि अगर कोई कार्टून बंद है, कंपनी का अगर उस पर टेप लगा हुआ है, तो उस पर आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा, उस समय देना पड़ता था, ठीक है। और अगर उसी कार्टून को आपने उसका टेप ऊपर से खोल दिया, मतलब उसके टेप को काट दिया पेन से या चाकू से, और फिर उसको रस्सी से बांध दिया, मतलब एक धागे से बांध दिया ऊपर से टेप को, गत्ते को, तो आपको उसमें 0% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप अगर कोई भी सील पैक बोरी परचेज करते हैं किसी भी चीज, किसी भी आइटम की, ठीक है, तो उस बोरी की अगर सील मशीन मेड लगी हुई है, मशीन से अगर उसमें सिलाई हुई है, तो उसमें आपको 12 से 14% टैक्स देना है, ठीक है। और अगर आपने उस मशीन की सिलाई को खोल दिया और हाथ से उसका मुंह बांध दिया रस्सी से, तो 0 टैक्स है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? और जानते हो हुआ क्या था कि, और एक और आपको तरीका बताएं कैसे मैं टैक्स बचाता था गवर्नमेंट से। आप लोग कहोगे भ्रष्टाचारी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये टैक्स बच के आप ही जैसे कस्टमर को प्राइस सस्ता मिलता था, ठीक है। जैसे एक नियम और था, वो क्या कि जैसे आप हाईवे पे चलते हो तो हाईवे पे 3 पट्टियां होती है ना, बीच में आपने देखा होगा टुकड़े में पट्टी होती, फिर यहाँ एक बड़ी पट्टी होती, बीच में यहाँ बड़ी पट्टी, साइड में जो सड़क साइकिल वालों के लिए होती है वो खाली होती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से सेल टैक्स वाली गाड़ी आपके पीछे लगी हुई है, आपको पीछा कर रही है, और आप इस व्हाइट पट्टी पे आ गए, तो आपका टैक्स नहीं पड़ेगा, और जो ही इस पे अंदर आ गए तो तुरंत टैक्स हो जाएगा। ये कई सारे रूल होते थे, अब अमेंडमेंट हो गए हैं। मतलब जब सरकार इतने खुरापात हमारे समझ गई थी तो उसने अमेंडमेंट कर डाले, ठीक है। तो उस समय हम लोग बड़ा ऐसे ड्रामेटिक करते थे, समझ गए। तो इतनी बातें आपको बतानी थी। उदाहरण जैसे बिना लाइसेंस वाली टैक्सी सेवा, भोजन स्टॉल सड़क किनारे, छोटे भू निर्माण, है ना। आपने देखा होगा जो बिना टैक्सी सेवा होती है ना, जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, कई बार आपने देखा होगा वो लोग क्या कहते हैं कि भैया बताना नहीं हो किसी को कि आप हमारे ड्राइवर हो, बल्कि ये बताना गाड़ी आपकी है, ठीक है। वही बातें, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। कुछ तथ्य हैं देख लीजिए। इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे अधिक शैडो उद्यमी है, मतलब इंडोनेशिया इस चीज में ज्यादा गंदा है, उसके बाद भारत है। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, रसिया की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। लंबी दूरी की मारक क्षमता अमेरिका की थार्ड से काफ़ी बेहतर है। थार्ड पे यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है। एक्टिव डिनायल सिस्टम पे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। हॉकर संस्कृत सिंगापुर की है, यूनेस्को में शामिल की गई। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दर्रों से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, ठीक है, तो उनको याद रखिएगा। भारत चीन की सीमा के पास में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग घाटी भी अरुणाचल प्रदेश में, तो ये दोनों याद रखना। सेला दर्रा काफी ज्यादा करंट में चर्चा में रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है।
अब देखते हैं अगला आर्टिकल 5G टेक्निक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 4G वर्सेस 5G पे लेके, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक याद रखना। और एक बात बताएं आपको, ये सारी चीज़ें आपको दुनिया की किसी भी साइंस टेक की मैगजीन में नहीं मिलेंगी और ना ही किसी भी क्लास में आपको कवर कराया जाएगा। ये करंट का ही पोर्शन होता है, तो इसे हम करंट के हिसाब से ही कवर करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ये सोचते थे ना कि सर आपने तो केवल साइंस टेक में हमें स्पेस ही पढ़ाया है, अब एक बात बताओ, रोज तो आपको नए नए हथियार पढ़ा रहे, ठीक है, ताकि आप युद्ध कर लो जाके। रोज आपको नए नए एक्टिव डिनाइल सिस्टम जैसे मैकेनिज्म बता रहे हैं, मिसाइल बता रहे हैं, है ना। अभी आपको कल ही एक पिस्टल बताई थी, है ना। मतलब रोज तो नए नए चीजें बता रहे हैं, रोज नए नए आपको इक्विपमेंट्स बता रहे हैं। तो क्या करना है, सब कुछ यहीं पे कवर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई डिजीज वगैरह आपको बता रहे हैं, तो ये सब करंट से ही होता है। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए, एक एक बात को यहाँ पे समझिए और इसको कई बार करिए। और बाकी हम आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द ही प्रोग्राम शुरू करेंगे, जल्द ही उसकी घोषणा करेंगे। एक देवी जी ने कहा है, रिक्वेस्ट किया है, तो उनकी बात को टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। बहुत जल्दी शुरू करेंगे, तो उसमें हम कुछ ऐसा ही काम करेंगे, सारे चुनिंदा टॉपिक को एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो 5G तकनीक क्या है? 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज में काम करता है, ठीक है। गीगाहर्ट्ज मतलब ये स्पीड का एक मापक है, ठीक है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसे समझो कि जैसे हम दूध को क्या करते हैं, लीटर में नापते हैं, किलोग्राम में तो नापते नहीं होगे, ठीक है। केले को क्या करते हो, दर्जन में नापते हो, ठीक है। मापक की इकाई है स्पेक्ट्रम। जब भी आप देखते होगे स्पेक्ट्रम घोटाला, तो स्पेक्ट्रम इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि 30 से 300 गीगाहर्ट्ज में काम करता है। आपको यहाँ पे दे देगा 300 से 3000, तो एक तो ये लाइन याद रखना, यहाँ पे क्यू बना लो कि इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि इसमें 20 GB पर सेकेंड की स्पीड देगा, जबकि 4G में 1 GB पर सेकेंड की स्पीड है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि हालांकि आपका तो जीबी में नहीं होगा स्पीड, आपका एमबी पे काम करता होगा। जैसे मेरा एमबी लगभग 320 से 360 के आसपास काम करता है कि 320 Mbps पर सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड से 6 सेकेंड में 1 GB डाटा मेरा डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो वैसा ही आपका होगा लगभग 60 से 40, लगभग 20 Mbps पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एमबी, और एमबी जब 1000 मिलती है तो जीबी बनती है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि 20 GB का डेटा ये केवल और केवल 1 सेकंड में डाउनलोड करेगा। और 4G में क्या होता है कि 1 GB डाटा पर सेकंड में करता है। आपको सर मेरा तो कभी नहीं हुआ, अरे भाई 4G अपने आप ही उतना अच्छा थोड़ा ना काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। दूसरी बात क्या है कि डाउनलिंक करने के लिए 20 GB पर सेकेंड है और अपलिंक करने के लिए 10 GB पर सेकेंड। डाउन का मतलब हमने कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो 20 GB है, ठीक है। और अगर हम किसी को अपलोड कर रहे हैं, जैसे हम अपलोड करते हैं, आपके वाले में अभी ये क्या होता है, हम आपको YouTube पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने की स्पीड कम होती है, वहां पे 10 GB पर सेकेंड है। और जब आप डाउनलोड करते हैं तो 20 GB पर सेकेंड, ठीक है। 5G मुख्य रूप से क्या काम करता है, 3 बैंड पे काम करता है, निम्न, मध्यम और उच्च। बैंड का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे आप सुर और ताल पढ़ते हो ना, सा रे गा मा पा दा नी सा प, है ना। इसमें क्या होता है, हर एक सुर की अपनी एक ताल होती है, कोई धीमा होता है, कोई थोड़ा तेज होता है, फिर कम होता है, फिर थोड़ा तेज होता है, तो इसी को बोलते हैं बैंड, ठीक है। तो ये 3 स्तरों में काम करता है। इतनी बातें समझ गए, मतलब मैं अगर मोटे तौर पे कहूँ तो 20 GB पर सेकेंड समझ गए, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज समझ गए, ठीक है। और 4G में क्या है, 1 GB पर सेकेंड समझ गए, ठीक है। और खास बात 3 बैंड होते हैं, लेकिन इसकी कई सारी कमियां हैं जिस पे क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि 5G प्रौद्योगिकी से डेटा का ट्रांसफर अधिक दूरी तक नहीं हो सकता। अधिक दूरी का मतलब कि जैसे हम बहुत दूर तक करना चाहें डेटा, मान लो 20 GB डेटा हमें आपको भेजना है तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। जैसे आप व्हाट्सअप देखते होंगे तो व्हाट्सअप पे लिमिट होती है कि ज़्यादा बड़ा डेटा आप नहीं भेज पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे 4G फ़ोन में उपयोगी नहीं है, मतलब 4G फ़ोन अगर आपका है तो उसमें 5G काम नहीं करेगा, आपको नया खरीदना पड़ेगा, ठीक है, नया फ़ोन लेना पड़ेगा, तो एक ये कॉस्टली बन जाता है।
दूसरी खास बात क्या है कि उपयोग हम कर सकते हैं कई जगह पे, क्लाउड कंप्यूटिंग में, बिग डेटा में, एज कंप्यूटिंग में आदि में सहायक होता है। यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, चाइना में 5G शुरू हो चुका है ना। और आपने कंपनी नाम सुना होगा, विवादित है, जापान की चाइना की हुई कंपनी, यूएसए को लेकर विवाद हुआ था। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कोरोना के केसेस में अफवाह उड़ाई जा रही थी कि इंडिया में 5G का ट्रायल चल रहा है तो इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, बर्ड फ्लू आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपन रैन आर्किटेक्चर क्या है? ओपन रैन आर्किटेक्चर हम पढ़ें, ये थोड़ा टेक्निकल वो हो जाएगा, लेकिन इसको मैं अगर सिंगल ढंग से समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिर हम इसको बिल्कुल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम पहले ये समझे कि ओपन रैन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद हम इस चीज़ को समझेंगे। तो ओपन रैन जो होता है, ठीक है, ओपन रैन आपका, ओपन का मतलब क्या हुआ? खुला, ठीक है। रैन का क्या मतलब हुआ? रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि रैन और ओ मतलब एक ऐसा रेडियो का नेटवर्क जो सभी को एक्सेस हो जाए। जैसे छोटी सी बात, आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट, अगर उसमें पासवर्ड सही नहीं लगा है तो आप जो ही ऑन करेंगे सब लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मेरा वाईफाई, ठीक है, पासवर्ड नहीं होता है, सबके सब एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ओपन रैन एक्सेस, ठीक है। जैसे आप लोग बस वगैरह में यात्रा करते होंगे, ट्रेन वगैरह में यात्रा करते होंगे, किसी मॉल में यात्रा करते होंगे, किसी रेलवे स्टेशन पे करते होंगे, तो वहां पे वाईफाई फ्री होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ओपन रैन एक्सेस नेटवर्क होता है। अब रैन है यहाँ पे तो रेडियो एक्सेस है, ठीक है। तो बस इसी बातों को आप समझ गए, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझना है। अब हम आपको आर्टिकल एक एक पढ़ाएंगे तो आपको पूरी की पूरी थ्योरी और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं रैन का क्या मतलब है, ठीक है। रैन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी दूरसंचार प्रणाली जो रेडियो कनेक्शन के माध्यम से, ठीक है, एक नेटवर्क के अन्य भागों में विशिष्ट उपकरणों को जोड़ता है। जैसे विभिन्न उपकरण कौन कौन से? जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, किसी भी रिमोट आधारित मशीन, इन सब के मुख्य नेटवर्क के साथ कनेक्शन प्रदान किया जाता है। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल एक और दूं यहाँ पे कि आप लोग जब भी कोई चीज क्लास करते हैं तो आप क्या करते हैं? यूट्यूब को इंस्टॉल करते हैं या प्ले स्टोर से कोई पीडीएफ फोल्डर डाउनलोड करते हैं। वो क्या करता है? वो फिर आपके मोबाइल में एक्सेस मांगता है कि हम आपका कांटेक्ट लेंगे, हम आपका ये डिटेल्स लेंगे। क्यों? क्योंकि वो फोल्डर वहां पे क्रिएट करता है, अपना रन कराता है, ठीक है। वे कंप्यूटर शब्दावली होती है। तो वही चीज यहाँ पे होता है रैन में कि ये आपके मोबाइल से, कंप्यूटर से वो लिंक करता है। जैसे आप लोगों ने पुराने रेडियो देखे होंगे तो उन रेडियो में क्या होता है कि 93.5 FM, ठीक है, उसको घुमाना पड़ता था तो उसी तार के सामने जब आता था तो बजने लगता था। बिल्कुल वही चीज, ठीक है। मुख्य नेटवर्क के साथ इसमें कनेक्शन प्रदान किया जाता है, ठीक है। पारंपरिक रैन में जो प्रयुक्त होने वाली सभी उपकरण एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे हार्डवेयर, रेडियो, सॉफ्टवेयर। जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो जो कंपनियां बनाती थी, या आपने लैपटॉप देखा होगा, ठीक है, लैपटॉप में आपको हमेशा इंटेल का कोर प्रोसेसर मिलता है, ठीक है, इंटेल का, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक। तो ये क्या होता है कि जो लैपटॉप कंपनी बना रही है, मान लो HP बना रही है, लेनोवो बना रही है, कोई भी बना रही है, तो उसने क्या किया? इंटेल का प्रोसेसर यूज किया या माइक्रोसॉफ्ट का किया, तो इसको इन्होंने यूज कर लिया तो एक साथ इनको प्रोवाइड करा दिया। ये हो गया रैन मैकेनिज्म। अब आपने बाहर से अगर कोई चीज इंस्टॉल करवाया, कोई ऐप आपने लिया, वो हो गया ओपन रैन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब आपको इसको एक बार ओपन वाले को भी हम आपको पढ़ा देते हैं कि ओपन रैन कोई तकनीक नहीं बल्कि मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक निरंतर बदलाव है जो विभिन्न प्रकार के वेंडर्स के माध्यम से, ठीक है, एक साथ संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। ओपन रैन की मुख्य अवधारणा में रैन में विभिन्न उपकेंद्रों जैसे रेडियो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या हो गया इसको, हाँ, प्रोटोकॉल और फोन, कंप्यूटर या किसी भी रिमोट आधारित सॉरी यहाँ पे, हाँ, प्रोटोकॉल इंटरफेस को खोलना है। मतलब इन सारी चीज़ों को ये आपस में एक साथ लिंक करने की कोशिश करता है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप समझ गए हैं कि हाँ, ओपन रैन नेटवर्क क्या है? एक तरीके से रेडियो एक्सेस नेटवर्क की खुली पहुँच है जिसमें कोई भी व्यक्ति आके इसको संचालित कर सकता है, ठीक। फिर बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल क्या है हमारा? कैंसर, ठीक है। कैंसर के बारे में क्वेश्चन
इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो कैंसर वास्तव में बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिसकी शुरुआत शरीर के किसी भी छोटे अंग या ऊतक से हो सकती है, मतलब किसी भी पल्स से या किसी भी हमारी बॉडी सेल से हो सकती है। इसमें असामान्य कोशिकाएं, असामान्य इसमें गलत लिखा है, ठीक है, असामान्य आदि ना आएगी, असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़कर शरीर के आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करती हैं, जिस कारण वो अपनी सीमा से परे जाकर विस्तार करती हैं, फलतः पीड़ित की मौत हो जाती है। जैसे कुछ लोग गुटखा खाते हैं, ठीक है, तो उनका मुंह फूलने लगता है और मुंह में कई सारी वेसल्स फटने लगती हैं, जिस कारण उनको मुंह में कैंसर हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से वैसे ही समझो कि जैसे घरों में पीपल के पेड़ उगाते हैं, बिल्कुल वही चीज समझो इसको। ठीक है, ये एक गैर संचारी रोग है, मतलब इसका संक्रमण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कैंसर का रोग है, बगल में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको भी कैंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, दूसरी खास बात, वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारक कैंसर ही होता है, सबसे ज्यादा लोग इसी से मरते हैं। दूसरे नंबर पे कैंसर के प्रमुख कारकों को अगर हम नियंत्रित कर लें तो 30 से 50% तक की मौतों को रोका जा सकता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हम कैंसर के सभी कारकों को रोक सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग शराब नहीं पीते हैं या गंदा आहार नहीं खाते हैं या सूर्य की परावैंगनी विकिरण से दूषित नहीं होते या प्रदूषण वाले जल को नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। तो वो कई कारक होते हैं उसके लिए, मतलब एक कारक कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर हमें कारक पता चले कि अच्छा तुम बेटा शराब पीते हो तो कैंसर तो होगा ही होगा, तंबाकू का सेवन करते हो तो होगा ही होगा, तो उसको अगर हम कम कर दें, तंबाकू ना खाएं, शराब ना पिएं, है ना, तो कैंसर से हम बच सकते हैं। आपने देखा होगा लिखा होता है, बड़ा बड़ा पिक्चर्स भी छपी होती है, लेकिन फिर भी गुटखा और बीड़ी पीते रहते हैं लोग, है ना। कैंसर के लिए उपलब्ध उपचार में सर्जरी, कैंसर की दवाएं, रेडियोथेरेपी आदि शामिल है। आपने देखा होगा लोगों की सर्जरी कराई जाती है, कई सारी दवाएं होती हैं, रेडियोथेरेपी होती है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। एस्ट्रोसैट क्या है? भारत का पहला मल्टीवेव लेंथ स्पेस सैटेलाइट है, आपको इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका पूरा नाम क्या है? अनुकूलन गैप रिपोर्ट हिंदी में दे सकता है। इसे यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे यूएनडीपी मैंने आपको पिछले महीने पढ़ाया था ना, वैसे ही यूएनईपी वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूएनईपी द्वारा जारी की जाती हैं। और रिपोर्टें कौन कौन सी? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट, ऑलरेडी मैंने इनको रिवाइज कराया है आपको। ठीक है, तो याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, है ना, मतलब एक से एक गाने भी बताओ, लोगों की क्लास में एडजस्ट हो जाते हैं। कार्बन पृथक्करण क्या है? इसके तहत पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण किया जाता है, इसी को बोलते हैं कार्बन पृथक्करण। ये कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों रूपों से होता है। आपसे सिंपल सा एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देना कि हाँ साहब ये कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों रूपों से संचालित होता है। ठीक है, अगला है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत में 21 प्रकारों से इसको वर्गीकृत किया जाता है, मतलब ई वेस्ट को। ठीक है, तो उसी से संबंधित है यहाँ पे। बाकी आपको नहीं याद रखना है। पर्यावरण में सहायक सेवाओं के अंतर्गत पोषक तत्व, रिसाइकलिंग, मृदा निर्माण, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, आर्कटिक से सीमांकित क्षेत्र, मतलब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो आर्कटिक से सीमा बनाते हैं, और याद रखना वही देश आर्कटिक काउंसिल में भी शामिल हैं, जैसे अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, फिनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन, है ना। ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आर्कटिक काउंसिल के अंतर्गत कौन कौन मेंबर हैं, तो आप बता देना कि साहब आर्कटिक काउंसिल के अंतर्गत ये कंट्री इसमें मेंबर हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए, अब इतनी बातें जब आपकी क्लियर हो गई, यहाँ पे 8 मेंबर जो हैं, तो आपने इसमें देखा है कहीं पे इसमें ब्रिटेन है? नहीं है, और यूपीएससी ने यही क्वेश्चन दिया था। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। तो ये जैसे हमारा है सी, ये आर्कटिक का रीजन है। ठीक है, ये ऊपर का आर्कटिक का रीजन, ये कनाडा हो गया आपका। ठीक है, ये आपका अलास्का का रीजन हो गया, ये रसिया हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे, और ये आपके ग्रीनलैंड, फिनलैंड वगैरह ये सब हो गए। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका, अरे भाई तिरछा का हो गया। ठीक है, ये आपके बाकी छोटे छोटे देश, नॉर्वे हो गया, ठीक है, स्वीडन वगैरह, ये सारे देश यहाँ पे आपके शामिल हो गए। समझ गए? बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं ये आपने याद रख लिया। ठीक है,
और आर्कटिक काउंसिल का गठन ओटावा डिक्लेरेशन के अंतर्गत है, ये भी आप याद रखना, बाकी आपको नहीं याद रखना है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये तो अच्छे से आपको पता होगा। रतले पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रतले पनबिजली परियोजना आपसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चिनाब नदी भारत पाकिस्तान के मध्य बहने वाली प्रमुख नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा दर्रे के पास से होता है। जम्मू क्षेत्र से प्रवाहित होती है। चंद्र एवं भागा के मिलने से चिनाब बनती है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। असमानता वायरस रिपोर्ट आपको याद नहीं रखनी, लेकिन बस समझ जाना इनइक्वालिटी से रिलेटेड कौन एक जारी करता है रिपोर्ट। आपको अच्छे से पता है कि इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट कौन जारी कर सकता है, जब इकोनॉमी से जारी करता है ऑक्सफोम इंटरनेशनल, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक तरीके का इंडिविजुअल थिंक टैंक है, ठीक है। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक त्यौहार है, खेल है, बैलों को वश में करने का, ठीक है, विवादित रहता है। कर्नाटक में जैसे कंबाला है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अश्मी ऑलरेडी मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि एक स्वदेश निर्मित पिस्तौल है, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। तिरुवल्लुवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक तमिल संत है, याद रखना तमिल है, तेलुगु नहीं है। कालवदी इनकी कोई निश्चित नहीं, तो कोई आपसे टाइम पीरियड पूछेगा नहीं कि कब पैदा हुए कब नहीं हुए। ये जैन धर्म से संबंधित माने जाते थे, लेकिन कुछ लोग इनको हिंदू धर्म से भी संबंधित मानते हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना इन्होंने की थी, ठीक है। संगम साहित्य आपको अच्छे से पता है, तमिल कवियों का एक तरह का संगम है। पांड्य राजवंशों ने इसे प्रमोट किया था, ठीक है। ये रचना 3 भागों में विभाजित है। आराम में, जिसमें सद्गुण की बात है, पोरुल जिसमें सरकार और समाज की बात है, कामम जिसमें प्रेम की बात है ना। इससे याद आपको नहीं याद रखना है। नागी या नगदी या नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, मतलब इसके 3 नाम है, नागी, नगदी या नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार राज्य में है। अन्य बिहार में कौन कौन से अभयारण्य हैं ये आपको बता देते हैं, जैसे गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में, कांवर झील पक्षी बिहार बेगूसराय में, कुशेवर आस्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है कुछ भी, ठीक है। अब बात आती है गावी गंगाधरेश्वर मंदिर। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कर्नाटक में है, भगवान शिव को समर्पित है, आप बस देख लीजिए, ठीक है। सेमरू ज्वालामुखी द ग्रेट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी आपको इसे याद नहीं रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया के हम आपको एक बार लोकेशन दिखा दें, जो बच्चे देख तो आप लोग बहुत बार चुके हो, इसलिए कुछ बच्चे तो इतना तो वीडियो इसकी भी कर देते होंगे, बोलते हैं अरे सर रोज का रोज इंडोनेशिया भेज देते हो। ये इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइलैंड मिल जाते हैं, मतलब ज्वालामुखी, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है पश्चिमी विक्षोभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप देखो यही होता है, कुछ बच्चे चिल्ला रहे सर ज्योग्राफी नहीं करा रहे हो, ज्योग्राफी नहीं करा रहे हो, तो हम यहाँ पे आपको वो आर्टिकल पढ़ाएंगे ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आना चाहता है। क्यों आप मेरे से सुनना चाहते हो साहब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी में भूपरपटी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे सियाल है, यहाँ पे सीमा है, ये ड्रामा का है हमसे सुनना चाहते हो। कोर क्या है, क्रिस्टल क्या है, मेंटल क्या है, ये सब नहीं आता है, ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। हम वो पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन आएगा, और वैसे भी मैंने आपको कह रखा है कि 20 क्वेश्चन वो आएंगे जो आपको मूड खराब करेंगे, और उनको कैसे करना है वो ट्रिक्स और टैक्टिक्स से। हालांकि ज्योग्राफी में बेसिक तो हम पढ़ाएंगे ही आपको, लेकिन बताना यही चाहता हूँ कि 90% तो आपको करंट में कवर ही करा देते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ को आज हम कब कवर कर लेंगे तो यकीन मानना पूरी की पूरी क्लास आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आप कहोगे सर अभी तक उष्णकटिबंधीय तो पढ़ते थे, ये बहिरूष्ण क्या हुआ? तो बहिरूष्ण का मतलब ही होता है, बही का मतलब क्या है, बाहर। किसका बाहर? उष्णकटिबंधीय का। जैसे आपने एक बात बताओ, आपने एक चीज पढ़ी थी ना हमसे, क्या कि ये हमारी अर्थ होती है, इस अर्थ में ये 3 रेखाएं होती हैं, ठीक है। बीच का जो क्षेत्र होता है क्या होता है, उष्णकटिबंधीय। इसके ऊपर का क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो ये जहां हमने लाइन क्रॉस की ऊपर, तो ये क्या आ जाता है, बहिरूष्ण, ठीक है। आपको एक बार पिक्चर्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपकी हमारी अर्थ है, मतलब आपकी और हमारी दोनों लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक तरीके का बिल्कुल उष्णकटिबंधीय बना के, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है, ऊपर अफ्रीका के रीजन से। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो येलो कलर की है आपको दिख रही है, क्या ये यहाँ पे भूमध्य सागर से जाती? नहीं जाती ना। मतलब भूमध्य सागर 35 डिग्री नॉर्थ पे शुरू होता है, या कहें 30 डिग्री नॉर्थ पे शुरू होता है। 35 ही माने क्योंकि 30 को तो टच ही नहीं कर रहा, तो 35 पे शुरू होता है। और जबकि ये कर्क रेखा किस पे, 23.5 डिग्री पे।
मतलब लगभग 12.5 दूर है। तो हम क्या कहेंगे 12.5 दूर है तो ये बाहर है, किसके, कर्क के, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर दोनों येलो, इनके मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, तो इसलिए बाहर है, इसलिए हम इसको बहिरूष्ण बोलते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात आपको ये समझ में आ गया कि भूमध्य सागर की बात हो रही, और आपको पता होना चाहिए 90% क्वेश्चन यहीं पे घुमाया गया था कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर का नहीं, कैस्पियन का है, तो भूमध्य का है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पे ये निम्न दाब का क्षेत्र है। ठीक है, निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए जिम्मेदार होता है। निम्न दबाव का क्षेत्र और उच्च दबाव के क्षेत्र का क्या मतलब होता है, आपने हमेशा कई बार पढ़ा होगा और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो, निम्न दबाव का मतलब ये होता है कि जहां पे सन की रेस सबसे ज्यादा पड़ेंगी तो क्या होगा कि वहां का पानी जो होगा वो हीट होके ऊपर उठेगा। हीट होके ऊपर उठेगा मतलब हल्का होके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो स्पेस बना वो कहलाया निम्न दबाव। ठीक है, हाई प्रेशर का क्या मतलब होता है, उच्च दबाव का, कि मतलब वहां पे पानी गर्म होके ऊपर नहीं उठता है, अर्थात वहां पे सन की रेज उतनी ज्यादा नहीं पड़ती, अर्थात वहां पे सूर्य का प्रकाश उतना नहीं पहुंचता, जिस कारण वो उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। फिर से एक बार समझाते हैं, जैसे आपने देखा होगा गर्मी, ठीक है, गर्मी में इंसान क्या होता है, कम कम कपड़े पहनता है, सारे कपड़े अपनी बॉडी से उतार देता है। ठीक है, और सर्दी में क्या होता है, सबसे ज्यादा कपड़े पहनता है, मतलब अपने आप को दबाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा रजाई में आप सिकुड़ कर बैठ जाते होंगे, कंबल में सिकुड़ कर बैठ जाते होंगे, तो क्या होता है कि ठंडी जो चीजें होती हैं या सर्दीला जो मौसम होता है वो उच्च दबाव होता है, गर्मी जो होती है वो निम्न दबाव होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे कि आपको जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे शुरू में मैं आपको बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट कि ये हमारा जैसे सन होता है और ये हमारी अर्थ होती है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा ऑर्बिट है सन का, तो ये अर्थ ऐसे ऐसे चलती है, 4 पोर्शन पूरे माने जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ सर्दी होगी, हमारे यहाँ सर्दी कब होगी, हमारे यहाँ सर्दी तब होगी जब सूर्य जो है वो मकर रेखा पे होगा। ठीक है, सूर्य जो हमारा होगा वो मकर रेखा पे होगा, तब हमारे यहाँ सर्दी देखने को मिलती है। ठीक है, और हमारे यहाँ सर्दी जब होगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि हमारे यहाँ सन की रेस नहीं मिल पाती, और दक्षिणी गोलार्ध में इसीलिए देखना जो क्रिसमस होता है वो क्या होता है, गर्मियों में मतलब सेलिब्रेट किया जाता है एक तरीके से। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के जो भी क्षेत्र वहां पे पड़ते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है कि हमारे यहाँ जब भी सर्दी होती है तो जो वेस्टर्न कंट्री है, जैसे भूमध्य सागर का क्षेत्र है, वहाँ पे सन की रेस सबसे ज़्यादा पड़ रही होती है उस समय। ठीक है, और सन की रेस जब पड़ रही होती है, मान लो यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है, अभी सन की रेस यहाँ पे ऐसे पड़ी, जब अर्थ यहाँ पे जाएगी तो हमारे इधर को नहीं पड़ेगी, छिप जाएगी अर्थ। ठीक है, तो हमारे यहाँ को जब नहीं पड़ेगी तो सन की रेज वहां पे पड़ेगी भूमध्य सागर में, तो भूमध्य सागर से हवाएं ऊपर उठेंगी गर्म होके, और हमारे यहाँ सर्दी होगी, यानी हमारे यहाँ हाई प्रेशर होगा, वहां पे लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर से हवाएं हाई प्रेशर की ओर पहुंचेंगी। आपने हमेशा देखा होगा कि जहां पे आकर्षण का सिद्धांत होता है वहां पे लोग ज्यादा भगते हैं, तो यही होता है, इसीलिए भारत में ये वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी दिशा होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी खास बात क्या है यहाँ पे कि हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब ऊंचाई पे, उच्च अक्षांश पे पूर्व की ओर चलने वाली वर्स्टली, है ना, जो जेट धाराएं हैं उनके साथ में ये यात्राएं करती हैं, मतलब जेट धाराओं के साथ साथ ये प्रवाहित होती हैं। विक्षोभ का क्या मतलब है, कम हवा वाले दबाव का क्षेत्र, मतलब निम्न हवा। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, रटना ही नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब ही होता है, विक्षोभ का मतलब निम्न दबाव का क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव का क्षेत्र। ठीक है, चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसलिए इसे बहिरुष्णकटिबंधीय शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरे से जुड़ा हुआ है। आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के संदर्भ पे जुड़ा हुआ है, मानसूनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ की, तो बता देना पश्चिमी विक्षोभ की। ठीक है, सर्दियों में होने वाली वर्षा और मानसून पूर्व वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो उत्तरी महाद्वीप में रबी की फसल के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन घुमा देगा, आपको दे देगा कि जो पश्चिमी हमारा क्षेत्र है या जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण भारत में जो वर्षा होती है वो खरीफ की फसलों के लिए उत्तरदायी है, तो नहीं साहब, रबी की। ठीक है,
खरीफ की तो ना जाने कब की कट चुकी होती है, गेहूं वगैरह के लिए काफ़ी उत्तरदायी होती है। पश्चिमी विक्षोभ हमेशा अच्छे मौसम के सूचक नहीं होते, अर्थात ये कई बार बाढ़, भूस्खलन, ओलावृष्टि व धूल भरी आंधियां भी लाते हैं। आपने देखा होगा अभी सर्दियों में कोई डैम फिसल गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं भूस्खलन हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला है हमारा इंडियन स्टार टॉर्टाइज। आपको बस इतना याद रखना है, IUCN में वल्नरेबल है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में है, आपको याद रखना है। दूसरी खास बात, ये 2 जिलों में विस्तृत है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, अब की बार ही राजस्थान के नेशनल पार्क को लेकर क्वेश्चन आया था कि 2 जिलों में है कि 3 जिलों में है, तो आपको पता है कि 2 जिलों में विस्तृत है। ये भी 3 राज्यों के जंक्शन पर स्थित है, मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। जैसे आप ये लोकेशन पढ़ते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे केरला हो गया, ऊपर से कर्नाटक, तो इस जगह पे सेंट्रल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ सकते हो। दूसरा खास बात जिसपे क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा है और मे भी फिर से पूछा जा सकता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, मतलब मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरला में, ये सब हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। फिर बात आती है उत्तर में काबिनी एवं दक्षिण में आपका मोपार नदी के मध्य स्थित है। मतलब आपको यहाँ पे अगर दे दे कि कावेरी के मध्य, कृष्णा के मध्य, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, फेमस रिवर यहाँ पे नहीं है। अन्य कर्नाटक के कौन कौन से रिजर्व हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो अन्य है हमारा भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगनाथ, ठीक है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में, अब यहाँ पे हम सिखों के बारे में पूरा एक डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो यहीं पे हम आपको दे देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर के, मतलब जो कि 9वें सिख गुरु थे, उसके बाद 10वें गुरु बने थे। ये अंतिम गुरु माने जाते हैं। इसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरुओं की श्रेणी के रूप में रख दिया। 1708 में इनकी मौत हो गई। पगड़ी की रस्म की इन्होंने शुरुआत की थी, जो लोग पगड़ी बांधते हैं आपने देखा होगा सिखों ने। साथ ही 5 ककार यानी कि 5K, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण, ये धारण करने की भी परंपरा इन्होंने शुरुआत की थी। गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु घोषित किया था। साहित्यिक योगदान की अगर हम बात करें तो इन्होंने जाप साहिब, बेती चौपाई, अमृत सवाई, जफरनामा, जो कि औरंगजेब को लिखा पत्र था, वो भी लिखा था। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे रज्मनामा पूछता है तो वैसे पूछ सकता है जफरनामा का संबंध निम्न में से किससे है, तो आप बता देंगे। ठीक है, फिर बात आती है भारत की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हैं। सौर जो मिसाइल है वो भारत की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है, पृथ्वी है, अग्नि है, सब बैलिस्टिक हैं। आप में से एक देवी जी ने हमसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने उनको तो बता दिया था, लेकिन आप लोगों को भी बता दें क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ बैलिस्टिक का बताया, क्रूज का नहीं बताया। ठीक है, तो देखो बैलिस्टिक को एक तो वेट के हिसाब से, वॉरहेड के हिसाब से भी ज़्यादा ले जाया जा सकता है। क्रूज में छोटा वॉरहेड होता है। बैलिस्टिक में एक दिशा मापक लगा होता है, क्रूज में दिशा मापक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो जब जाती है तो पहले ऐसे ऊपर उठेगी, फिर ऐसे नीचे जाने लगेगी। ठीक है, मतलब बैलिस्टिक का जो पथ है चलने का वो ऐसा होता है, और जो क्रूज होती है वो ऐसे ही जाती है। ठीक है, ऊपर ही ऊपर। जैसे आपने रॉकेट जो आप छुड़ाते हो ना, 12 रॉकेट जो आप लाते हो दिवाली में, वो सब क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल हैं। बैलिस्टिक का कभी कभी जब धोखा दे देता है, किसी के घर में चला जाता है बेचारा छिप के, तो वो बैलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो 12 रॉकेट में कोई ना कोई तो एक बैलिस्टिक आ ही जाती है, तो वही है। ठीक है, जब किसी प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाने वाला शस्त्र। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाए, मतलब गाइडेड मिसाइल लगा दी जाए, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि आपने मिसाइल में एक दिशा सूचक यंत्र लगा दिया, ठीक है, और आप इस फाइटर जेट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो फाइटर जेट अपनी दिशा से हट गया तो आपका टारगेट मिस हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसको सेट कर दिया गया पिक्चर, जैसे नहीं पिक्चरों में आपने देखा होगा नागिन ने अगर आपको देख लिया नाग को मारते हुए, तो फिर वो बदला लेती है, आंखों में आपकी पिक्चर छप जाती है। तो बिल्कुल बैलिस्टिक में वही होता है कि पिक्चर छप गई, अब ये जहां भी भगेगा जिधर भी, ये बैलिस्टिक आके इसको मार देगी।
जैसे आपने देखा होगा जब उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की थी तो हमारे ही मिसाइल ने हमारे ही रॉकेट हमारे ही प्लेन को उड़ा दिया था, जिसमें हमारे मतलब विंग कमांडर का देहांत हो गया था। ठीक है, अब बात आती है ये ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करती है। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, नीचे को कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। फिर बात आती है क्या, सा क्या है, एक तरीके का बॉम्ब है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया स्वदेशी बम के रूप में जानते हैं। रुद्रम क्या है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आप देख रहे हो, आप डिफेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ कायदे से, तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। रुद्रम क्या है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऋषा क्या है, त्रिपुरा राज्य का पारंपरिक परिधान है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, नारियों के द्वारा ऊपरी तन को ढकने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई बार पुराने जमाने में स्त्रियां क्या होती थी, केवल ऊपर तन को ही ढकती थी अपने वस्त्रों से। वो तो आजकल की फूहड़ मानसिकता लोगों की आ गई है ना। तो ये चीजें आप समझ सकते हो। 3 नामों से जाना जाता है, रिसा, रिग्नपी एंड रिकुतु। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या है, तो आप बता देना कि साहब ये एक तरीके की त्रिपुरा राज्य का पारंपरिक परिधान है, ठीक है। गरिया पूजा ये भी त्रिपुरा राज्य की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बात है कि गरिया नृत्य भी यहीं का है, त्रिपुरा का, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब बात आती पद्म पुरस्कार। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपके मोहल्ले वाले, गांव वाले और अपने लिए ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी को घोषणा की जाती है। 1954 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक इसे जाना जाता है। ये पुरस्कार किनको दिया जाता है, ये पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों की गतिविधियों या विषयों में उपलब्धियों को सम्मानित करने का प्रयास करता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का भाव शामिल होता है। 3 श्रेणियों में इसे वर्गीकृत किया गया, ठीक है। और खास बात क्या है कि तीनों श्रेणियां हायरार्की में हैं, मतलब पहले पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, फिर पद्म भूषण है, और ठीक है, और फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, पद्म श्री। मतलब पद्म श्री छोटा है, पद्म भूषण उससे बड़ा है, और पद्म विभूषण उससे भी बड़ा है, ठीक है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और किसी भी विशिष्ट सेवा में देने के लिए, ठीक है। भारत रत्न की हम जब बात करते हैं तो क्या है, ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए इसे प्रदान किया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को रिकमेंड किया जाता है किसको आपको भारत रत्न देना है। 1 वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। आपने देखा होगा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को दोनों को दिया गया था। क्यों? क्योंकि दोनों का बर्थडे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और नवाज शरीफ का भी बर्थडे 25 दिसंबर को होता है, ठीक। कान्हा टाइगर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है, 2 जिलों में विस्तृत है। देखो अधिकांशतः जो भी टाइगर रिजर्व है ना, ऐसा थोड़ा एक ही जिले में होगा, लगभग 2 जिलों में होता है, उनके बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं टाइगर रिजर्व, तो संजय धुबरी टाइगर है, पन्ना है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं नाम। पेंच है, पेंच मैंने आपको महाराष्ट्र में पढ़ाया था नेशनल पार्क, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। प्रगति क्या है, ऑलरेडी मैंने इससे पहले प्रगति के बारे में पढ़ाया था। ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोग्राम है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं, ये केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के लिए एक तरीके का पोर्टल है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद हो गई। अब बात आती है बजट के बारे में, ठीक है। बेसिक जानकारी देख लो, बाकी बजट के बारे में जो भी कुछ आया होगा वो तो हम पढ़ा ही दे रहे हैं, और फरवरी महीने वाले में भी अगले मंथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। आज़ादी के बाद पहला अवसर जब केंद्रीय बजट को कागज बजट पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा, मतलब आज़ादी के बाद देश में पहली बार पेपरलेस बजट को प्रकाशित किया जा रहा है, और आर्थिक सर्वेक्षण को भी पेपरलेस ही प्रकाशित किया जाएगा। बजट क्या होता है, ये एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय को दर्शाता है। मतलब कि कितना सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ और सरकार ने कितना खर्च किया और सरकार को कितना खर्च करना है, इन चीजों का डाटा रखता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो आर.के. सडगुम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, पोस्ट इंडिपेंडेंट में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1970-71 में पहली बार किसी महिला द्वारा बजट पेश किया गया था, और उन देवी जी का नाम था इंदिरा गांधी जी। और खास बात यह कि वे प्राइम मिनिस्टर भी उस समय थी और फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, मतलब दोनों पोस्ट इनके हाथों में थी, ठीक है। तो इसलिए पहली महिला बन गई।
अगला है गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम का मतलब वही मशरूम जो आप लोग खाते हो, जम्मू कश्मीर राज्य में उपज होती है, दुनिया के सबसे महंगी मशरूमों में से एक है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। कोकबोरोक दिवस, ये कहाँ का है? त्रिपुरा राज्य की मूल भाषा है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कोकबोरोक क्या है, तो आप बता देना त्रिपुरा की मूल भाषा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2021 की थीम क्या? मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और संचित करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी थीम पे, तो आपको ये थीम बस याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे आर्टिकल है जेंडर पार्क। केरल राज्य में जब भी आप लैंगिक असमानता पे क्वेश्चन लिखते हो ना मेंस में, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि जेंडर पार्क को एस्टेब्लिश करना चाहिए लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए। अब ये क्या करेगा? ये आपके क्वेश्चन को एक नया डायमेंशन दे देगा, एग्जामिनर को एक थिंकिंग पावर दे देगा। ठीक है, कि बच्चे ने सबसे अलग हटके कुछ लिखा है। ठीक है, अगला है प्रबुद्ध भारत। रामकृष्ण मिशन की पत्रिका है। रामकृष्ण मिशन किसने स्टैब्लिश किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? 1897 में। भारत की सबसे लंबे समय से यानी कि 1896 से अभी तक की प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है प्रबुद्ध भारत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका से कौन जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने लगभग 2 घंटे के इस पूरे वीडियो में पूरी की पूरी करंट अफेयर्स यानी कि पूरी की पूरी जनवरी माह की आपकी करंट कवर करा दी। इससे ज़्यादा ना तो आपको कुछ पढ़ना है ना ही कुछ वो करना है। अब बार बार आपको इसे रिवाइज करना है। जो आपने पीडीएफ अपने हाथ से बनाई है उसको, इसके एमसीक्यू हम आपको सारे प्रोवाइड करा देंगे, टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा केवल फरवरी का बचा है, तो अगले महीने में फरवरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब पार्ट 1 का अलग वीडियो आएगा, पार्ट 2 का अलग वीडियो, फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।